बाजार में बेहद सीमित दायरे में सुस्ती के साथ कारोबार निफ्टी सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी है थोड़ा चुस्त सेक्टर स्पेसिफिक कारोबार करते हुए बाजार अब बचा है आज का आखिरी 1.5 घंटा जो आपको पास करना है और उसके बाद कल की करनी है तैयारी। तो कैसा रहेगा, एक्शन कहाँ होगी, क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी, फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नजर रखिए बाजार की स्क्रीन पर। रेंज बाउंड कारोबार में आपको कहां मिलेंगे मौके और क्या करना है इस समय बताएंगे आपको अनिल जी। आइए पहले तो इस समय की जो बड़ी बातें हैं वो जान लेते हैं सर। बड़ी बात है दीप, यही उतार चढ़ाव के बीच सुस्त कारोबार है आज बाजार का, न बड़ी तेजी नहीं बड़ी मंदी। ऊपर में 19,635 और नीचे में 19,535, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 100 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया है। और बिल्कुल रेंज का जो निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है 435 535 उस सपोर्ट जोन पे ही जाकर रुका है। परफेक्ट है मार्केट। डन। बैंक निफ्टी नीचे में 44,817 और ऊपर में 45,100, बिल्कुल 45,100 45,300 हमारी शॉर्ट करने की रेंज थी, वहाँ पहुँचा भी। और नीचे में 44,800 पहला सपोर्ट रेंज है, लगभग उसके आसपास। तो बाजार एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त 20 अंक नीचे निफ्टी पर है, 150 अंक ऊपर बैंक निफ्टी पर है, 85-80 अंक नीचे सेंसेक्स पर। आइए कहाँ से मजबूती कहाँ से कमजोरी। पहले कमजोरी रियल्टी, मेटल, ऑटो, एनर्जी, 4 ये स्पेस ऐसी हैं आज की जो कमजोर है। 1% तक ये इंडेक्स नीचे है, लेकिन मजबूत है फार्मा, मजबूत है बैंक और मजबूत है एनबीएफसी। आज यहाँ से खरीदारी होती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स आज साथ नहीं दे रहा, कल 400 चढ़ा है तो थोड़ा इसको आज घटना बनता है। वी कैन गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। सो 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको देखेंगे, 70 पॉइंट नीचे आपको देखेंगे नैस्डैक फ्यूचर्स। और यूरोप 1/4 से आधा % तक है कमजोर। ये आपके लिए सारा का सारा एक्शन इस वक्त। चलिए, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार का पूरा का पूरा एक्शन। थोड़ा समझना चाहूँगा अनिल जी, एग्जैक्टली 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी करीब 250 पॉइंट की रेंज में रहा है बैंक निफ्टी। उसके बीच में थोड़ी चॉपीनेस आज ज़्यादा रही, पिछले 2 दिन के मुकाबले आज थोड़ी ज़्यादा रही है। क्या ये वो एक संकेत है जो थोड़ा मानना चाहिए कि चलिए, क्योंकि सुबह लग रहा था कि शायद बैंक निफ्टी सुस्त होगा, फिर बैंक निफ्टी ने चुस्ती पकड़ी, निफ्टी सुस्त हुआ, अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा एक्शन में, बट दोनों में उतार चढ़ाव आज हुआ है सर। देखिए बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट, मतलब हर रोज कुछ उछल कूद हो ऐसा जरूरी है ही नहीं। और जब खबरों का थोड़ा अकाल हो, अब आप मुझे बताओ, कल 3 कंपनियों के नतीजा है बाजार बंद होने के बाद, बराबर है, वायदा कारोबार में गोदरेज कंज्यूमर, टाटा केमिकल और साथ ही टोरेंट फार्मा। बताओ कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो बाजार को ऊपर नीचे कर सकता है। आज जो नतीजे आने वाले हैं उनमें भी ऐसा कोई नतीजा हिंडाल को आ गया आपका, बराबर है, लेकिन कोल इंडिया क्या बाजार को ऊपर नीचे कर सकता है? अदानी पोर्ट कर सकता है? नहीं, अदानी पोर्ट फिर भी थोड़ा बहुत कर रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर तो आज सारे गिरे पड़े हैं नतीजों के पहले। अब नतीजों की वजह से तो नहीं गिरे होंगे, क्योंकि अगर अदानी पोर्ट के नतीजे कितने भी अच्छे खराब आ भी जाए, सारे ग्रुप के स्टॉक्स तो गिरे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बाजार एक्सपेक्ट कर रहा होगा। लेकिन बाकी ऐसा कोई रिजल्ट है नहीं ना दीप, जो आपका मार्केट का मूड बना दे या बिगाड़ दे, राइट। सो इसलिए बाजार बहुत सीमित दायरे में है। दूसरी बात यह कि HDFC लिमिटेड बैंक की जो खबर आई है उसकी वजह से थोड़ा सा, भले HDFC बैंक ना चलाओ, लेकिन बैंकिंग शेयरों में फ्लो आ सकते हैं, थोड़ा सेंटीमेंट के हिसाब से ठीक है। सो इसलिए SBI वगैरह चल गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दीप अगर आज आप देखें मार्केट में जो दिख रही है वो ये है कि जिन जिन कंपनियों की पिटाई हुई थी नतीजे आने के बाद या कोई खबरों के बाद, आज वो बड़े चल रहे हैं। मसलन आज का टॉप गेनर है मनापुरम, 5% ऊपर है। डिक्सन अभी 2 दिन पहले धुलाई अच्छी हुई फिर चल गया। SBI लाइफ खराब नतीजे के बाद 4% आज ऊपर है। सिमिलरली पिरामल खराब नतीजा है, 3% ऊपर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में सेम सिचुएशन है, नतीजों के बाद 2.5% आज ऊपर है। तो भेल जो 2-3 दिनों में जो पिटे हैं रिजल्ट्स के बाद, SBI, ये सब मजबूत हो रहे हैं, ये सब मजबूत हो रहे हैं। तो आज हीरो मोटोकॉर्प नतीजों से कुछ लेने देने। हाँ, तो आज मार्केट में ट्रेड क्या है? आज ट्रेड ये है कि पिछले 3-4 दिनों में कौन पिटा है उसको पकड़ो, आज उसको ऊपर चढ़ाते हैं। समझ गया, है ना। सो यही हो रहा है, यही हो रहा है। सो आई थिंक थोड़ा सा उस हिसाब से आपको सेलेक्टिवली ट्रेड करना पड़ेगा। इंडेक्स पे आप बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक आपको थोड़ा सा देखना है। एक ही चीज़ है, अगर बाजार में खराब कुछ है, अगर पूरे मार्केट में अगर आप ढूंढने जाएं कि मैं खराब क्या है, तो खराब एक ही चीज़ है जी, वो अदानी ग्रुप के शेयर सेंटीमेंट वो खराब कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं। अंबुजा अदानी 3-3%, अदानी एंटरप्राइजेज अंबुजा 3-3% नीचे है। और बाकी अदानी ग्रुप के शेयरों में आप देख लीजिए जो कमजोरी का माहौल है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेंटीमेंट कमज़ोर कर रहा है। इसके अलावा कहीं कोई खास खराबी नहीं है। उसके ACC 1.5-2% अदानी पोर्ट 2%,
ये सारे नीचे है। और स्पेशली ये तब नीचे जब अदानी ग्रीन की जो डील आई है, उस डील के बाद शायद आज लोगों ने सुबह सुबह दम लगा के खरीदारी भी की होगी, तो थोड़े से तेजी करने वाले ट्रेडर्स अदानी ग्रुप के शेयरों में फंसे हैं। ये है। अब रहा सवाल बचे हुए 1.5 घंटे का। बार बार फॉर्मूले बदलने में कोई फायदा नहीं है। 19,435 19,535 इस रेंज में लेना है, 19,650 19,750 की रेंज में देना है। अगर आए तो ठीक, नहीं आए तो आराम से आप भी टाइम पास करो। बैंक निफ्टी नीचे में 44,600 44,800 की रेंज में आएगा तो लेना है, 45,100 45,300 की रेंज में आएगा तो देना है। देने में थोड़ा आराम से देंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। अगर डाउ फ्यूचर थोड़ा भी सुधर गए, 50 पॉइंट ऊपर आ गए, 50 से नीचे रह गए, तो बेचने में आराम से बेचेंगे। आज बैंक निफ्टी लेने में ज़्यादा ध्यान रखना है, निफ्टी देने में ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ट्रेड का ये रिवर्सल हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी को जो स्ट्रेंथ दिखानी थी वो उन्होंने दिखा दी, बस सिंपल डन। ओके, तो चलिए ये है। आइए अब खबरों वाले शेयर और ट्रिगर्स दोनों जान लेते हैं। और आज आशीष आप बताएंगे ट्रिगर्स? यस सर। कुशल ने आपको भेजा है? हाँ, कुशल ने ओके बताइए। बताइए सर, नतीजों पर फोकस है बाजार का। सबसे पहले अगर आप देखें तो कोल इंडिया यहाँ पर नहीं, हमें ट्रिगर्स ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है। हमें बताइए स्टॉप लॉस कहाँ ट्रिगर हुए आज के? लोगों के स्टॉप लॉस तो आज हो ही रहेंगे। सुबह थोड़े तेजी में आए, ट्रिगर हो गए, बाद में दिन में मंदी में आए, फिर ट्रिगर हो गए। निफ्टी में लॉन्ग में ट्रिगर हुए, बैंक निफ्टी में शॉर्ट में ट्रिगर हुए। मज़ेदार है आज मार्केट, सब उल्टा हो रहा है। तो सोच लो जिस दिन उल्टा हो। अच्छा, हमारी स्टूडियो टीम भी बहुत कंफ्यूज है आज। बोले स्टूडियो के लाइट का कलर लाल रखी कि हरा रखे? निफ्टी को देखें या बैंक निफ्टी को देखें? बैंक निफ्टी को देखें तो हरा होना चाहिए, निफ्टी को देखें लाल होना चाहिए। फिर पता चला कि निफ्टी ज़्यादा ब्लू, इसलिए हमने ऑन एयर अभी चेंज करके ब्लू कर दिया। वी आर न्यूट्रल बेस्ट है। बताइए आशीष। तो सर, नतीजों पर फोकस है। कोल इंडिया यहाँ पर नतीजों का इंतजार है। अदानी पोर्ट्स इसके भी नतीजे आएंगे। एफएनओ स्पेस में अगर आप देखें तो आरती इंडस्ट्रीज है, सीमेंस है, इसके भी नतीजे आएंगे। जय भारत मारुति और टालब्रोस ऑटोमोटिव, ये दो स्टॉक फोकस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड की बैठक है जहाँ पर नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट यानी हिंदी में शेयर विभाजन पर भी विचार किया जाएगा। आशियाना हाउसिंग बायबैक जो है यहाँ पर बंद होगा। आईपीओ के हिसाब से अगर आप देखें तो कॉन्कॉर्ड बायोटेक यहाँ पर आज आखिरी दिन है, तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। अब बुधवार के ट्रिगर्स की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप देखें तो एफएनओ स्पेस में एबिट इंडिया, बाटा इंडिया, भारत फोर्ज, ग्रैनुअल्स, आईआरसीटीसी, मैक्स फाइनेंशियल, टाटा पावर, ट्रेंट, बर्जर पेंट्स, पी इंडस्ट्रीज, जी एंटरटेनमेंट, लंबी लिस्ट है जहां पर नतीजे आएंगे। और साथ में अगर आप देखें तो बर्जर पेंट्स यहाँ पर बोर्ड की नतीजों के साथ बोनस इशू पर भी विचार किया जाएगा। और सिमिलर अगर आप देखें तो एफडीसी यहाँ पर नतीजों के साथ बायबैक प्रस्ताव के ऊपर भी जो है बोर्ड विचार करेगा। आरती ड्रग्स इसका बायबैक खुलेगा। और जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स, इसकी ट्रेडिंग का आखिरी दिन होगा, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ मर्जर होने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा 8 रुपये। और ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखें तो सिंगापुर के बाजार में होगी छुट्टी, नेशनल डे, और चाइना का सीपीआई जुलाई महीने का ये आएगा। गुरुवार के इवेंट्स की बात की जाए तो आरबीआई की पॉलिसी है सबसे अहम। इसके अलावा निफ्टी में नतीजे आएंगे। ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। वायदा बाजार में बायोकॉन कंटेनर कॉर्पोरेशन, इप्का लैब्स, मनोपुरम फाइनेंस, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, पेज इंडस्ट्रीज, पिडिलाइट, अल्केम, अपोलो और सेल, इसके नतीजे आएंगे। केआरबीएल बोर्ड की बैठक है जहां पर नतीजों के साथ शेयर बायबैक पर भी विचार किया जाएगा। और सिगाची इंडस्ट्रीज यहाँ पर बोर्ड की बैठक के नतीजों के साथ स्टॉक स्प्लिट यानी शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। सुंदरम क्लेटन यहाँ पर कंपनी का नाम बदलकर अब हो जाएगा टीवीएस होल्डिंग। सेनको गोल्ड, इनका जो है 30 दिन का एंकर लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। और सारेगामा इंडिया यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से अभी रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर होगा। आईपीओज में देखें तो टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, ये आईपीओ खुलने जा रहा है। और एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में। अल्केम लैब यहाँ पर 10 रुपये का डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड। गोवा कार्बन 17.5 रुपये का। और जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो मर्जर है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, एक्स डेट हो जाएगी। और यूएस में सीपीआई आएगा जुलाई महीने का। ओके, ये सारे बहुत सारे ट्रिगर्स लाए हैं। कुशल तो जनरली इतने नहीं लाते हैं। मतलब आप ज्यादा लाए या आज ज्यादा हैं? आज ज्यादा है सर। अच्छा, तो आप लोगों ने ऐसा सबने आपस में, आप नूपुर तो पास में बैठी है, आप सब लोगों ने ऐसे स्कीम बना रखी, तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊं, ऐसा टीम है ना। ओह माय गॉड। देखो भाईचारा है सर, भाईचारा, इतना भाईचारा, बहनचारा। देखो मतलब ये सब चीजों में है बचाने के मामले में। वेरी नाइस। ओके, नूपुर जी बताइए क्या क्या खबरें हैं? बिल्कुल सर, रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करते हैं। हिंडाल्को जहाँ पे मिले जुले क्वार्टर के नतीजे आते हुए दिखे। कंपनी की आय दिखे जो 9% से गिरकर आई है। कामकाजी लेवल पे भी 32% की गिरावट है।
मार्जिन भी 14.5% से गिरकर इस बार 11.5% के आसपास आते हुए दिखे और मुनाफे में भी आपको 40% की गिरावट नजर आएगी। चंबल फर्टिलाइजर कंपनी की जो आय है वो 23% से गिर कर आई है, लेकिन कामकाजी लेवल पे देखें तो आपको बढ़त नजर आएगी। पिछले साल जो मुनाफा आया था वो 593 करोड़ का आया था, जो बढ़ के 633 करोड़ के आसपास आते हुए दिखाए और मार्जिन में भी इस क्वार्टर में बढ़त आती हुई नजर आएंगे। 8% के मार्जिन बढ़ के 11.5% के मार्जिन इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। एस्टर बायोसाइंसेस जहां पे कंपनी की आय भी बढ़कर आई है, कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो वो 7 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ होते हुए दिखाएं। नेट लेवल पे मुनाफा 4 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ के आसपास आते दिखाएं और मार्जिन में भी आपको बढ़त नजर आएगी। सुब्रोस जहां पे कंपनी की जो आय है उसमें 2% की गिरावट है, कामकाजी लेवल पे 6% की बढ़त है, मार्जिन में भी आपको थोड़ा सुधार नजर आएगा। मुनाफा भी देखें तो 11.5 करोड़ से बढ़ के 13.5 करोड़ के आसपास आते हुए दिखाएं। और खबरों में सबसे ऊपर मारुति सुजुकी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जिस पे नजर थी उसका अब अपडेट आते हुए दिखा है, जहां पे जो मारुति सुजुकी गुजरात का जो इक्विटी करने वाली थी जारी, उस पर कंपनी का कहना है कि अधिग्रहण के लिए 2 विकल्पों का आकलन करेगी। बुक वैल्यू के बराबर इक्विटी शेयर जारी करने वाली है कंपनी। स्वैप ऑप्शन के कारण 2030-31 तक EPS 20 रुपये प्रति शेयर तक भी संभव है। तो ये स्टॉक आज फोकस में। जीनस पावर जहां पे सब्सिडी को एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, करीबन 2200 करोड़ का ये ऑर्डर है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बनाने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा और अब तक अगर कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो 8200 करोड़ के आसपास की है। TCS यहाँ पे नजर रखनी है क्योंकि भारत सरकार के साथ कंपनी ने करार किया है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जो है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस करार को किया गया, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। TCS के लिए भी यहाँ पे रहेगी नजर। ग्रैन्यूल्स इंडिया जहाँ पे US FDA से दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। हाइपरटेंशन से जुड़ी बीमारी के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है ग्रैन्यूल इंडिया की तरफ से। गेल पे रखनी है नज़र जहाँ पे कंपनी से 9034 करोड़ के कस्टम डिमांड जो कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से आया था उसे अब खारिज कर दिया गया, तो पॉजिटिव न्यूज़ है गेल के लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पे क्लिक्स कैपिटल के साथ को लेंडिंग का कंपनी ने करार किया है। MSME को लोन अवेलेबल कराने के लिए इस करार को किया गया है। HPL इलेक्ट्रिक जहाँ पे कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से। 417 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे कंपनी ने करार किया, तो पॉजिटिव न्यूज़ है HPL इलेक्ट्रिक के लिए। और लास्ट में ब्लॉकडिल IRFC जहाँ पे करीबन 3.25 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए सुबह से। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में सर। ओके, तो ये है सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर आज खबरों के दम पर दिखा है बड़ा एक्शन। आइए इसी बड़े एक्शन को बढ़ाते हैं और आगे आखिरी 1.5 घंटे के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार। आ चुके हैं कुणाल जी और राकेश जी, सॉरी राकेश जी और कुणाल जी। पहले राकेश जी आए, राकेश जी कभी भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। जब मैं पहले आया तो नाम पहले कुणाल जी का क्यों, तो आए पहले राकेश जी, कुणाल जी, हिमांशु जी, सुमित जी। ओह, ऑब्जेक्शन तो ले लिया है। बट वैसे आफ्टरनून शो में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आफ्टरनून में भी तो लेट आते हैं ना कुणाल। ऐसा सही है बंसल जी, आफ्टरनून शो में भी कुणाल जी लेट आते हैं? अनिल जी लेट आते हैं, लेकिन आज तो समय से आना शुरू हो गया है। उस दिन आपने जब पॉइंट आउट करा ना, 1-2 बार विंडो दिखानी शुरू कर दी 2:04 5 मिनट पर कौन कौन आया है, तो अनिल जी तब ये थोड़ा जागे कि भैया कल के आए न्यू कमर्स आगे ना निकल जाए। हाँ। और कहीं नंबर ही ना आया चार्ट कॉर्नर का, तो थोड़ा समय से आ रहे हैं अनिल जी। ये तो बात हुई अलग चीज। अनिल जी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सुबह अनिल जी स्लिप हो गया माइंड से अनिल जी, ये कुणाल जी के चक्कर में। हाँ। कल आप राजधानी में थे तो अनिल जी कल एक स्टोरी कवर हुई थी कि वेज थाली के दाम बढ़ गए, नॉन वेज के थाली के दाम बढ़ गए। तो अनिल जी एक चीज देखें आप, जो स्टोरी कल जी बिजनेस में कवर हुई वो आज प्रिंट मीडिया में कवर हुई। यस। तो ट्रेंड चेंज हो गया अनिल जी, पहले प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठाता था, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया उठाता है। सही। और अनिल जी साफ स्पष्ट बोलूं तो जी बिजनेस से प्रिंट मीडिया उठा रहा है। तो काफी समय हो गया अनिल जी दिल्ली में मिले हुए। अनिल जी अभी आप मिले तो एक चीज याद आई, कैसे कर लेते हैं आप अनिल जी? अरे वाह, धन्यवाद। ओवर टू कुणाल जी। यार बिल्कुल, पहली चीज़ तो ये हमारी टीम को बधाई जिन्होंने कल ये बहुत ही बढ़िया शो किया, प्रोग्राम भी किया। और बाय द वे आप बता दूं, आप तो चूंकि क्या है एक ही चैनल देखते हो ना, तो आपको पता भी नहीं होता आज कई सारे चैनल्स ने भी उठाई है ये स्टोरी। आज जनरल न्यूज़ चैनल, बिजनेस चैनल उन्होंने भी उठाई, आज अखबारों में तो छपी है। तो हमारी टीम पहले से एडवांस में अच्छी स्टोरी करती है, तो हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो आपकी बात का अनिल जी समर्थन कर रहा था। आपने जो कहा ना कि सबसे पहले बंसल जी आए, अनिल जी सबसे पहले हम में से दुनिया में, संसार में भी अनिल जी बंसल जी प्रकट हुए। अनिल जी हम तो बाद में पीछे आए हैं और बहुत बाद में आए हैं। तो अनिल जी इसी वजह से अनिल जी हमेशा
पहले आप बंसल जी को ही माने आया हुआ। बिल्कुल। ओके, तो चलिए आइए बढ़ते आगे। बिल्कुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का, जो कि आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है। शुरुआती मतलब शो की शुरुआत में ही कुणाल जी और बंसल जी वार्म अप होके आए, तो तैयार हैं दोनों के विचार मिलते हुए। बिल्कुल भी तैयार है। बताएं सर। अनिल जी अभी बिगुल 2 मिनट वेट करेगा। अनिल जी एक चीज और अपडेट भी, एक और अपडेट अनिल जी, लोग जी बिजनेस को इस कदर देखते हैं अनिल जी, मुझे तो अब पता चला कि जैसे दीप है हमारे अनिल जी, पूरा नाम दीपांशु भंडारी है, तो अनिल जी लोग इतना एक्सटेंसिवली देखते हैं। मुझे पता चला कि भंडारी गुजराती भी होते हैं और पंजाबी भी होते हैं अनिल जी, बड़ा इन डेप्थ लोग देखते हैं। जीके भी बढ़ रहा है अनिल जी, मुझे तो सब मालूम नहीं था। दीप को भी लोग बड़ा करीब से देखते हैं। तो किसी ने मुझे पूछ रहे थे कि यार, मैंने कहा हमें तो भंडारी पंजाबी मालूम है, तो बता रहे थे गुजराती भी होते हैं अनिल जी। तो जी बिजनेस से मतलब राजस्थान में भी होते मेरा हैं, तो राजस्थान में भी होते हैं भंडारी। और हाँ, राजस्थान का ही अनिल जी। हाँ राजस्थान में अनिल जी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो राजस्थान की बात ही कर रहे थे। हाँ, भंडारी गुजरात में नहीं होता, राजस्थान में होता। कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी होते हैं, लेकिन ज्यादा सबसे ज्यादा भंडारी राजस्थान में या फिर पंजाब में। हाँ जी, कुणाल जी। अनिल जी, बंसल जी का इशारा समझिए। अनिल जी, दीप में कोई इतना इंटरेस्ट ले रहा है और ये भी समझना चाह रहा है कि कहाँ से वो ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से आते हैं। तो अनिल जी प्रस्ताव है अनिल जी बंसल जी के पास, अनिल जी दीप के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, अभी एक संसद में प्रस्ताव आया है अभी 2 दिन पहले ही, पता है कि नहीं पता आप लोगों को? कौन सा? कि वो एक कांग्रेस के शायद कौन सा MP प्रस्ताव है, है? उन्होंने प्रस्ताव रखा कि शादी में 100 से ज्यादा मेहमान न बुलाए जाए, ऐसा कुछ खर्चा नहीं हो ज्यादा। हाँ, और दीप इंतजार कर रहे हैं कि वो एक ऐसा नियम आ जाए, ऐसा कानून बन जाए कि शादी में 2 लोगों से ज्यादा न बुलाया जाए, दूल्हा और दुल्हन। उसके बाद शायद ये करेंगे। 100 में कर लो भाई, हमारा नंबर लग जाएगा। पता चला जैसे जैसे नंबर कम होते गए, अभी तो देखो क्या है, 100 की लिस्ट में कुणाल जी राकेश जी कटे हैं। इनका नाम बाद में पता चला हमारा भी कट गया नाम। जी बंसल जी बताएं सर। ओ 1 मिनट रुकिए बंसल जी, रुकिए 1 मिनट, नहीं रुक जाइए 1 मिनट। अदानी पोर्ट के रिजल्ट आ गए। दीप जरा जल्दी से अदानी पोर्ट के रिजल्ट देखिए। बिल्कुल सर, अनुमान ज़्यादा नहीं होते हैं, ब्रोकरेज कवरेज थोड़ी लिमिटेड है, बट फिर भी नंबर्स फर्स्ट कट अगर आप देखेंगे, मुनाफे का आंकड़ा इनका 1072 करोड़ से बढ़कर 2015 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो मुनाफे में ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ आप आते हुए देख रहे हैं। आय भी 4638 करोड़ से बढ़कर आपकी करीब 6250 करोड़ की आते हुई दिख रही है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही आपको अच्छी ग्रोथ दिखी है। प्रॉफिट तो इनका ऑलमोस्ट डबल होकर आया है। फॉरेक्स एडजस्टमेंट होता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि उसको एडजस्ट करके किस तरह के नंबर्स आते हैं। बट एसेंशियली बाजार के अनुमान से थोड़े बेहतर नंबर्स ही आ रहे हैं, क्योंकि बाजार 1980 करोड़ का अनुमान लगा रहा था, उसके सामने आपका करीब 2115 करोड़ का आंकड़ा आया है मुनाफे का, और 1250 करोड़ का जो आय का आंकड़ा आया है वो भी बाजार के अनुमान से अच्छा है। करीब 6000 करोड़ तक की आय का अनुमान लगाया जा रहा था। एबिटा देखना पड़ेगा, करीब 17% ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, और मार्जिन्स पर भी रखेंगे नज़र। इस बार थोड़ा मार्जिन्स गिरकर आ सकते हैं, बट देखते हैं किस तरह का फॉरेक्स एडजस्टमेंट हुआ है। शायद उसकी वजह से भी मुनाफे को बड़ा एक लेगअप मिल सकता है, क्योंकि फॉरेक्स एडजस्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है इनके नंबर्स में। बट नॉनदलेस फर्स्ट कट नंबर्स अनिल जी थोड़े अनुमान से बेहतर ही दिख रहे हैं अदानी पोर्ट्स के सर। ओके, अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं अदानी पोर्ट के नतीजे, ये आपके सामने इस वक्त आता दिख रहा है। सुबह आज मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट पे खरीदारी की राय भी आई थी, उसके बाद में थोड़ा सा स्टॉक ढीला भले ही हुआ। आज पूरे ग्रुप में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। वागले साहब का था आज। हाँ, वागले साहब से एक बार आइडिया लिया जाए। वागले साहब, अदानी पोर्ट्स के चार्ट्स देखें सर नतीजों के बाद। अनिल जी, मेरा कंडीशनल बाय था जो अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। 800 के पार निकलने के बाद अगर आप फ्यूचर्स की बात करेंगे, अगस्त फ्यूचर्स की, तो वो लेवल्स भी मैच होते हैं। 801 के पार अगर निकला तो मोमेंटम आएगा। रिजल्ट के हिसाब से तो स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है, बट यहाँ लेने के साथ आपका स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा, क्योंकि 770 के नीचे जो 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। 800 के पार निकलते ही अगर आप लेते हो तो एक 7-8 रुपए के स्टॉप लॉस से ले सकते हो। परफेक्ट। तो खरीदे अदानी पोर्ट, ये राय आपके लिए वागले साहब की, लेकिन कब? 800 के ऊपर अभी नहीं। सुबह भी यही कहा, 800 के ऊपर खरीदना, 790 का स्टॉप लॉस, 10 रुपए की रिस्क है बस। 820-825 के टारगेट के लिए, इसलिए रुकिए, अभी बढ़ने दीजिए, निकलने दीजिए, ब्रेकआउट देने दीजिए, तब। नॉट नाउ। ओके, ठीक है, क्लियर है। ये है अदानी पोर्ट के रिजल्ट आपके लिए इस वक्त आते हुए। आइए बढ़ते हैं आगे और
इंश हाँ, अरे कुणाल जी राखी जी का तो चार्ट कॉर्नर रह गया सर। वो बिगुल तो बजा दिया, चल जाएगा काम या फिर से बजाना है? नहीं अनिल जी, काम चल जाएगा अनिल जी। और जो स्टॉक है वो है जी बंसल जी बोलिए। अनिल जी, स्टॉक है GMR एयरपोर्ट इंफ्रा। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक बड़े ब्रेकआउट के बाद साइडवेज होने के बाद दोबारा से निकल रहा है ऊपर की तरफ। 50 रुपए एक अच्छा बेस है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है इस एक्सपायरी के नजरिए से, अगले सप्ताह के नजरिए से, 3-4 दिन के नजरिए से परफेक्ट कैंडिडेट है। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन GMR इंफ्रा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक लगातार आउट परफॉर्मेंस हम स्टॉक से देख रहे हैं और काफी बड़ा रन हमने इसमें आते हुए देखा, फिर एक करेक्शन हुआ, वापस से स्टॉक एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो GMR इंफ्रा में हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर 51 रुपए पर 51 पर एक स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। इसमें जो पहला टारगेट है वो 54 रुपए का, 54 का इवेंचुअल टारगेट 55 रुपए 25 पैसे का। तो 55.25 के टारगेट के लिए GMR में खरीदारी की राय। ओके, 51 रुपए के लिफाफा लेवल पर रखना चाहते हैं स्टॉप लॉस। एक बार जरा आप सुमित जी की राय ले ली जाए। सुमित जी को अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो ठीक, नहीं हो तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं। सुमित जी, 51 रुपए पर लिफाफा लेवल पर टारगेट तो समझ में आता है, स्टॉप लॉस चलेगा आपको? अनिल जी क्या कर सकते हैं, उन्होंने दे दिया तो चला लेते हैं अनिल जी, चलने दीजिए। मतलब दिल से तो नहीं चाहते नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सुमित जी जो चाहते हैं हम सुमित जी की बात भी रख लेते हैं। बिल्कुल सुमित का सुपर हिट है। सुमित जी का कहना यह है कि भाइयों लिफाफा लेवल का सम्मान किया करें, ऐसे उसको मिसयूज ना करें। वो बताएं सुमित जी, आपकी पिक। जी अनिल जी बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है और बैंक निफ्टी आज मजबूत है और बैंकिंग स्टॉक्स में मूव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 69.70 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, JNK बैंक। पिछले 10 से 1 दिनों की ये साइडवेज मूव के बाद, छोटा मोटा गिरावट के बाद JNK बैंक में वापस ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है और ये स्टॉक हम लोअर लेवल से कंटिन्यूसली रेकमेंड करते हुए भी आ रहे हैं। स्टॉक में अभी और मूव बाकी है, ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। इमीडिएट टारगेट होंगे ऊपर में 74 रुपया, दूसरा टारगेट होगा 76 रुपया। ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। पोजिशनली स्टॉक के अंदर और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 66 के स्टॉप लॉस से स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। 76 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में JNK बैंक में देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें JNK बैंक। ओके, तो JNK बैंक इसमें करें खरीदारी 74 और 76 के टारगेट्स के लिए। यहाँ पर भी अच्छी मूव आ सकती है। तो छोटे स्टॉक्स में बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है इस समय। बट आइए इंश्योरेंस काउंटर्स, यहाँ पर भी हमने एक मूव आती हुई देखी है। क्या है अपडेट्स पिछले महीने के, जानते हैं एक बार वरुण के साथ। वरुण बताइए, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अपडेट्स आए हैं? डेफिनेटली दीप, खासकर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के अपडेट आए हैं। एक आध लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का भी आया है, लेकिन मेजॉरिटी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के अपडेट आए हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो नो डाउट जुलाई के मुकाबले ग्रोथ थोड़ी कम रही है, हालांकि इतनी भी कम नहीं रही है। जुलाई के महीने में अगर आप देखेंगे 13.8% की ओवरऑल ग्रोथ देखने मिली है। जून के महीने में ये 14.8% के आसपास की थी। फिर से एक बार जो निजी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, यानी कि निजी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उन्होंने बाजी मारी है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ कंसोलिडेटेड करीब 26% के आसपास की है, जबकि सरकारी कंपनियों में महज 7% के आसपास की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो देखने मिली है। आप एक एक कंपनियों को देखिए। ICICI लोम्बार्ड साल दर साल करीब 22% की ग्रोथ है। क्वार्टर भी 24% की ग्रोथ है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसकी सबसे अच्छी ग्रोथ है। आपको याद होगा ओवर द वीकेंड इसका डेटा आया था। साल दर साल 51%, क्वार्टर 3.3 गुना की बढ़त जो है इस कंपनी ने दर्ज की है। SBI जनरल इंश्योरेंस 61% साल दर साल, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का है। इसमें एक न्यू इंडिया एश्योरेंस अगर आप देखेंगे तो 9% की साल दर साल और क्वार्टर 12% के आसपास की ग्रोथ देखी गई है। यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी ढीली है। वहीं स्टार हेल्थ यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे भी 17% की ग्रोथ है। सिर्फ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस जो है वहाँ पे 17% की गिरावट हुई है। हालांकि क्वार्टर 3.25% की बढ़त है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में साल दर साल थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। इनफैक्ट पूरा साल अगर आप देखेंगे, यानी कि जो FY24 है, शुरुआत के जितने भी महीने हुए हैं उसमें भी ग्रोथ अच्छी रही है। खासकर बजाज अलायंस, SBI जनरल लाइफ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ, ICICI लोम्बार्ड की, न्यू इंडिया एश्योरेंस की कम रही है। मार्केट शेयर गेन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किया है तो बजाज अलायंस ने है। 3.5% का मार्केट शेयर गेन इन्होंने जुलाई में किया है। SBI ने करीब 1.1%, ICICI लोम्बार्ड करीब 0.6% और न्यू इंडिया एश्योरेंस यहाँ पे मार्केट शेयर लूज हुआ है इनका
जितना ICICI लोम्बार्ड ने गेन किया है उतना ही न्यू इंडिया एश्योरेंस ने लूज किया है। 0.56 बेसिस पॉइंट के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो इन्होंने लूज किया है। तो एक बार फिर लगातार हम ये ट्रेंड वैसे भी देख रहे हैं कि निजी कंपनियां जो है वो अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाते जा रही है, ग्रोथ भी डिलीवर करते जा रही है, लेकिन सरकारी कंपनियां पिछड़ रही है और इस मंथ में भी वो पिछड़ते हुए नजर आई है। तो ये है आपके लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनीज पर अपडेट और एक्शन भी बन रहा है। कल से हम देख रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज थोड़ा आपके रेडार पर रही भी हैं, तो चलिए इन पर रखेंगे नज़र। और आज की मूव भी आपको इंटरेस्टिंग होती हुई दिख रही है इंश्योरेंस स्पेस में, बट इंटरेस्टिंग मूव्स कुछ और काउंटर्स में भी हमको बनती हुई दिख रही हैं। मणप्पुरम सुबह से अच्छे मोमेंटम में है और ये काउंटर लगातार आपको तेज़ी के मूड में जब से आया है तब से अपनी गेंस को अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, आगे भी बढ़ा रहा है। एक मणप्पुरम के चार्ट पर भी राय लेनी है। वागिल साहब जरा देखें, डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, 145 के का हाई आया जिसने छुआ है सर। दीपांशु, एक अच्छा वाला क्लियर कट ब्रेकआउट है 140 के ऊपर। जब ये निकला तभी ले लेना चाहिए था। अभी 4 रुपये ऑलरेडी ऊपर गया है। पोजिशनली मुझे अभी भी लगता है पहले तो 150 तक तो जाएगा ही, उससे भी पार जा सकता है। अगर 150 के ऊपर निकल गया तो फिर ये और एक 5-7-8 रुपये की मुँह दे सकता है, जो यहाँ से एक 10 रुपये की मुँह होगी तो काफ़ी कुछ अपसाइड है। यहाँ पर ले, थोड़ा सा नीचे आएगा 1-1.5 रुपया ऐड करे, 140 के नीचे का स्टॉप लॉस, 150-155 के 2 टारगेट्स। ओके, ये है आपके लिए मणप्पुरम जहाँ पर आपको रखनी है नज़र। एक और काउंटर जो वापस रेडार पर आ गया है वो है आपके लिए पीरामल एंटरप्राइजेस। इसमें भी अच्छी खरीदारी हो रही है। एक बार हिमांशु जी से ज़रा पूछा जाए। हिमांशु जी देखें, नंबर्स के बाद थोड़ा हिट ज़रूर आया था पीरामल में, वापस ये रेडार पर है। आज 3% ऊपर, डेज हाई के करीब पीरामल भी इस समय दिख रहा है। बताएं सर। जी दीप, एक बड़ी करेक्शन, शार्प करेक्शन के बाद एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो करेक्शन देखने को मिली थी वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को होल्ड करती हुई नजर आई। स्टॉक आज के सेशन में 1000 रुपए के ऊपर रिक्लेम कर रहा है, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 1000 रुपए पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। मेरा मानना है कि ये यहाँ से 1025-1040 तक की एक रिकवरी अटेम्प्ट कर सकता है। तो अगर आपने आज इसमें तेजी की पोजीशन बनाई है तो पोजीशन को होल्ड करके चले। स्टॉप लॉस 990-995 की जोन में लगाया जा सकता है। और दीप, एक बिगुल की भी गुजारिश है। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, खरीदारी करके चलनी है पीएनबी में, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आज पीएसयू बैंक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है और जिस तरह का बड़ा टाइम फ्रेम पर जिस तरह का पीएनबी का सेटअप है, मुझे लगता है कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक वापस से एक अपमूव के लिए तैयार है। तो करंट स्पॉट के लेवल्स हैं 62 रुपए 20 पैसे के आसपास, तो 62 रुपए 20 पैसे तक इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 60 रुपए का। पहला टारगेट रहेगा 65.5 रुपए का और दूसरा टारगेट रहेगा 68 रुपीज का। ये दोनों टारगेट 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। पीएनबी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। पीएनबी में करें खरीदारी। चुनिंदा बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर रखिए नज़र। ये स्पेस ज़्यादा एक्टिव हो रहा है रेस्ट ऑफ द मार्केट के मुकाबले में। यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्शन इस समय आते हुए दिखेगा। और इंश्योरेंस स्टॉक्स की अभी हम बात कर रहे थे, SBI लाइफ पर रखिए नज़र। कल दोपहर वागले साहब आपकी कॉल थी क्लोजिंग शो में, SBI लाइफ आपकी तरफ से आप आते हुए दिखा था और सुमित जी ने HDFC लाइफ को रेकमेंड किया था। दोनों स्टॉक्स अच्छे मोमेंटम में। वागले साहब, SBI लाइफ 1355 के लेवल्स अब आ गए हैं, बताएं क्या करना है सर। दीपांशु, आज जो ब्रेकआउट आया, हमने हमारा सुबह का शो बंद किया और हमने मतलब उसके 10-15 मिनट में ब्रेकआउट आया, नहीं तो मैं कवर करता सुबह में। मुझे लगता है अभी भी इसमें मूव बाकी है। अगर कल किसी ने हमारे कहने पे लिया है, इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। आप अगर छोटी क्वांटिटी करें या कैश में करें और होल्ड करेंगे, पोजिशनल व्यू लेंगे, तो मेरा तो 1500 का टारगेट है। अभी तो 1360-65 का करंट भाव है। आपका 1320 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये मैं फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूँ। एक 15 दिन से 1 महीने का व्यू है, 1500 से 1550 तक ये स्टॉक जा सकता है। कि SBI लाइफ, ये है राय वागले साहब की। शो खत्म करने के बाद ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा जल्दी आ जाता। कुणाल जी, एक सलाह लेनी थी आपसे। मैं फीस तो नहीं दूंगा खैर मैं उसके लिए, या अगर सलाह अच्छी लगी तो शाबाशी जरूर दूंगा। क्या करें ऐसा, मतलब शो खत्म करने के बाद अगर कोई ऐसा हो जाता है, ब्रेकआउट आ जाता है वागले साहब के लिए, तो क्या करना चाहिए? वागले साहब को हम परमानेंटली बिठा के रखें पूरे दिन भर, या मतलब क्या कुछ तो एक तरीका होना चाहिए। क्या किया जाए? या ब्रेकआउट ना होने दें, वो तो पॉसिबल नहीं है, अपने हाथ में नहीं है। वागले साहब को बिठा के रखना फिर भी अपने हाथ में,
अनिल जी 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 कुणाल जी। अनिल जी, जैसे अनिल जी देखिए जनरल न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आती है अनिल जी, हाँ। वैसे ही ब्रेकआउट न्यूज भी आनी चाहिए अनिल जी। तो जहां ब्रेकआउट आ रहा है वहां वागले साहब तुरंत आ जाएं, दौड़ते भागते और अनाउंस कर दे, उन्हें सुविधा दी जाए। एग्जैक्ट, कहाँ इस उम्र में दौड़ेंगे भागेंगे, छोड़ो ना, बैठे रहेंगे ज्यादा बढ़िया है। और वैसे मैंने घर से चेक भी किया, ये फ्री रहते हैं एकदम। ऐसा नहीं मतलब बाद इन बिटवीन कोई ऐसा घर पे विशेष काम। बात छोड़िए, अभी आपके बातों में अडानी पोर्ट्स का ब्रेकआउट आ गया, 800 के पार निकला, सीधा 805 हो गया, आप देख लीजिए। ओह माय गॉड, हम तो अब शो के दौरान वाला नहीं पकड़ पा रहे। तो शो के दौरान वाला मैं देखो, मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, मुझे याद है सुबह वागले साहब ने कहा 800 के ऊपर ब्रेकआउट होने पे लेना है, 790 का स्टॉप लॉस है, 820 और 825 का टारगेट। वागले साहब बराबर है, परफेक्ट। सर क्या बात, आपकी हर चीज मुझे याद रहती है। अनिल जी, आप सिर्फ उसको काउंटर को देखिए क्या हो क्या रहा है, क्या उसमें देखिए 808 हो गया। वाह क्या बात है, 800 के पार निकलने के बाद रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है, तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। 808 तक पहुंचता हुआ ये काउंटर अदानी पोर्ट। ये है वागले साहब के ब्रेकआउट्स का कमाल। कंडीशनल बाइस, कंडीशनल जो कॉल्स हैं वागले साहब की वो लाजवाब है बिल्कुल। लेकिन वागले साहब जो कुणाल जी ने कहा है उसको गौर से विचार करिएगा, समझिएगा। कुणाल जी की दिल से इच्छा है कि आप दिन भर रहें ताकि जब भी ब्रेकआउट आए मिस ना हो, ऐसा कुणाल जी चाहते हैं। और कुणाल जी जो चाहते हैं फिर हमें तो करना ही है एक्चुअली। ठीक है, ओके, आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक एक करके मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 194 रुपए, 195 रुपए, 194, 195 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले 4 से 5 दिनों की गिरावट आई और गिरावट के बाद आज का जो कैंडल बन रहा है और सारे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में जो मूव देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से रिबाउंड देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कल का हाई तो ब्रेक हो ही रहा है, परसों का हाई भी ब्रेक हो चुका है और स्टॉक यहां से मेरे को लग रहा है कि एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है, जिसमें 200 का लेवल ये जल्दी क्रॉस करना चाहिए और 205 रुपए तक का मूव बैंक ऑफ बड़ौदा में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। 189, 190 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 189 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 200 से लेके 205 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिलना चाहिए, तो खरीदारी करें बैंक ऑफ बड़ौदा। जी, पीएसयू बैंक्स में कुछ चल रहा है सर, 3 कॉल्स बैक टू बैक पीएसयू, जेएनके बैंक, पीएनबी और अब बैंक ऑफ बड़ौदा, ये आपके लिए आती हुई दिख रही है। और सुबह वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र 35 रुपए में कुणाल जी राकेश जी का, वो भी, हाँ वो भी तो मुझे तो सारा वो भी याद रखना पड़ता है, सुबह कौन सा दिया था। तो सुबह वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10 की कमाई में वो भी आता हुआ पर है 6% ऊपर। हाँ, आइए सेठी साहब है तैयार, बिगुल सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर इरादा क्या है आज? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, पहले तो इरादा आपको बहुत बहुत बधाई देने का है। कैसे कर लेते हैं अनिल जी, आज का स्टॉक ऑफ द डे कमाल कर दिया अनिल जी। अरे सर वो तो क्या मतलब, अरे नहीं ये ऐसा कमाल, मतलब मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे हो गया ये सीरियसली। मतलब मैं 1600 रुपए का टारगेट मैंने अगले रिजल्ट तक के लिए रखा था, पोजिशनल बेसिस पे कहा था, तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही भाग गया वैसा हो गया। मतलब ये तो समझ में आ रहा था कि ये बदल रहा है, ऐसे बदलेगा ये तो ठीक है। सेठी साहब धन्यवाद तो मैं आपको दे देता हूँ और आपकी बधाई भी ले लेता हूँ, लेकिन इतना भागेगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। आज ही सारा काम कर जाएगा। एनीवे जी सर, थैंक यू सर, बताएं। हाँ अनिल जी, आज भी 2 स्टॉक कैश मार्केट के, जिसमें पहला स्टॉक है अनिल जी काबरा एक्सक्लूजन, जो अभी 440 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 465 के, स्टॉप लॉस रखना है 430 का। ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीनरी बनाने की। ये मशीनरी यूज होती है पाइप्स और फिल्म्स बनाने के लिए। कंपनी का इस सेगमेंट में 40% का मार्केट शेयर है और मेनली कैटर करती है पैकेजिंग इंडस्ट्री, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। फिर 92 कंट्रीज में प्रेजेंस है। अराउंड 15,000 इंस्टॉलेशन इन्होंने किए हैं और 30% रेवेन्यूज इनके एक्सपोर्ट से आते हैं। मार्केट क्लाइंट लिस्ट है, जबरदस्त कंपनी है। बट जो मेन ट्रिगर है अनिल जी वो है इस कंपनी का लिथियम आयन बैटरी वाला सेगमेंट। ईवी के सेक्टर में फोकस किया। लिथियम आयन बैटरी पैक्स बनाती है और उसका ब्रांड का नाम है बैट्रिक्स। और ये हाल ही में इन्होंने 1.5 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया।
एक टेक्निकल टाई अप भी किया है एक रिनाउंड यूरोपियन कंपनी के साथ, और अभी इतनी छोटे पीरियड में इन्होंने करीबन 20% से ज्यादा का मार्केट शेयर एक्वायर कर लिया है। जबरदस्त ग्रोथ उस सेगमेंट में देखी जा रही है, एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन है। और जिस तरह से सरकार ने भी जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी बजट में अनाउंस करी थी शायद 2 साल पहले वाले बजट में, तो उसके कारण से भी इस सेगमेंट को एक जबरदस्त अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, फिर अच्छे फाइनेंशियल्स है, डेट इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है 0.18 का, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 60% की हिस्सेदारी है, कुछ भी प्लेज नहीं है। और बाकी इसमें अभी हाल ही में एक यूएस की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नोत्र डैम ड्यूलैक, इंडियाना में है यूएस में, 180 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। उन्होंने भी इसमें 1.19% स्टेक एक्वायर किया है, जिससे फर्दर कॉन्फिडेंस आता है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने रिसेंट हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होकर एक अच्छे लेवल्स पे आया है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 465, स्टॉप लॉस ऑफ 430। 430 का स्टॉप लॉस, 465 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। काबरा एक्सट्रूजन, वो आपने यूनिवर्सिटी ऑफ नोस्ट्रेडम की भी बात की सेठी साहब, ये वही नोस्ट्रेडम साहब है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थी, उन्हीं की यूनिवर्सिटी? नहीं अनिल जी, लगता नहीं है वो है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ नोत्रे-दाम। मतलब वो तो नोस्ट्राडामस था या नोस्ट्राडामस जो भी था, स्पेलिंग अलग है, वो नहीं अनिल जी है। हाँ, मैंने कहा बंसल जी की जानकारी के लिए दोनों क्लियर करा दूं, नहीं तो बंसल जी कहेंगे अच्छा ये वाली यूनिवर्सिटी ठीक है जहाँ पर शेयरों के दाम की भी भविष्यवाणी की जाती है, चलो यहीं पर दाखिला लिया जाए। जी, तो काबरा एक्सट्रूजन्स ये है खरीदारी करनी है। दूसरा स्टॉक बताएं सर। हाँ अनिल जी, दूसरा स्टॉक आज का आपका भी पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो अभी 480 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 505 के, स्टॉप लॉस रखना 470 रुपए का। ये आपके शायद स्पेशल 25 में था ये स्टॉक, हालांकि ज्यादा परफॉर्म वहां से अभी तक किया नहीं है, बट आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। कारण बताता हूँ अनिल जी, एक मिनट सेठ साहब, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या कंप्लेन कर रहे हैं? पहले तो मुझे लगा कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, स्पेशल 25 में भी था, फिर का ज्यादा चला नहीं, तो मैं इसको क्या समझूं, कॉम्प्लीमेंट या कंप्लेन? नहीं अनिल जी, देखिए कई स्टॉक्स होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन वो अनआइडेंटिफाइड रहते हैं या कुछ एक ट्रिगर का वेट करते हैं, मतलब ऐसा रहता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल, जैसे आईटीसी, बहुत पेशेंस रखना पड़ा आईटीसी में, बट नहीं ज्यादा तो नहीं, 2 साल में डबल हो गया सर, 2 साल में डबल से ज्यादा 2.5 गुना हो गया, ज्यादा तो नहीं। बट शुरू में रिकमेंड करने के कुछ महीनों तक तो वही बीम बचते थे ना, 200 आगेकारी बच्चा है, 200 से आगे जाता है, वापिस 200 पे आ जाता है, 100 पे जाता है, फिर 200 पे आता है, वो आगेकारी बच्चा था। सही बात है जी सर, बताएं गोदरेज। तो ऐसे भागा कि बस रुकता ही नहीं अनिल जी। करेक्ट, बताएं सर गोदरेज। हाँ तो अनिल जी, गोदरेज इंडस्ट्रीज एक जबरदस्त कंपनी है जो कि ओलियोकेमिकल्स, सर्फेक्टेंट्स, केमिकल्स, फिर एनिमल फीड और क्रॉप प्रोटेक्शन, इस तरह के कारोबार में है। 30% से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं। एक जबरदस्त कंपनी है, जबरदस्त बिजनेस है, अच्छी दर से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है और सॉलिड फंडामेंटल्स है। बट इसका भी जो एक मेजर ट्रिगर है वो है इसकी वैल्यू। अनिल जी, ये कंपनी गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जो कि गोदरेज कंज्यूमर में अराउंड 23.75% स्टेक ओन करती है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 47% से ज्यादा, गोदरेज एग्रोवेट में 65% के करीब। और ये जो स्टेक ओन करे, और इवन एस्टेक लाइफ साइंसेज जो कि गोदरेज एग्रोवेट के थ्रू, उसमें भी इनडायरेक्ट होल्डिंग है, तो इन सब की वैल्यू देखेंगे तो 50,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू आती है ये होल्डिंग्स की। और इस कंपनी का मार्केट कैप आज के प्राइस से सिर्फ 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मतलब 50,000 करोड़ की होल्डिंग वाली कंपनी 16,000 करोड़ पे अवेलेबल है, प्लस एक अच्छा खासा एक केमिकल्स का, एनिमल फीड का बिजनेस है। और इतना ही नहीं, एक अनलिस्टेड कंपनी है गोदरेज ग्रुप की, गोदरेज कैपिटल लिमिटेड, जो कभी भी देर सवेर आईपीओ जरूर आना चाहिए उसका। 87% उसमें भी हिस्सेदारी है इस कंपनी की। तो इस तरह के ह्यूज डिस्काउंट पे ये स्टॉक अवेलेबल है। अब बाकी एफआईएस डीआईएस भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 12.5% स्टेक ओन करते हैं। अच्छी फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, अच्छे वैल्यूएशन पे है, मुझे लगता है ये स्टॉक परफॉर्म करना चाहिए। खरीदारी करने की सलाह, 505 का टारगेट है, शॉर्ट टर्म टारगेट 470 का स्टॉप लॉस। 470 का स्टॉप लॉस, 505 का टारगेट गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने के लिए आए। तो 2 बेहतरीन स्टॉक्स सेठी साहब की तरफ से। बिल्कुल, तो चलिए वहां पर है नजर, पर आइए अब लेते हैं अनिल जी की भी मार्केट स्ट्रैटेजी। थोड़ी नरमी आज अनिल जी। अमेरिकी फ्यूचर्स में 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है, नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको करीब 0.4% की गिरावट, 1.5% आपको S&P फ्यूचर्स भी नीचे ही दिख रहे हैं, तो थोड़ी कमजोरी वहां पर आपको दिख रही है। इसके अलावा
एशिया के बाजार थोड़े मिले जुले थे। हांगकांग का बाजार स्पेशली आज 0.25% टूटा था। यूरोप में आज आपको नरमी दिख रही है। कच्चा तेल 1% नीचे, अच्छी बात है अल जी, रुपया 6 पैसे कमजोर है और निफ्टी रिकवर होकर फ्लैट है। बैंक निफ्टी तो थोड़ा एक्शन में है ही, क्या करना है सर बताइए। देखो ये व्यू रेंज बाउंड ही है। हाँ, ऊपर में लेना है, नीचे में लेना है, राइट, तो बीच में कुछ नहीं करना है। राइट, ठीक है। 19,435 19,535 हमारे लिए खरीदारी की जगह है। 19,635 हाई यही, हाँ 635 19,725 ये बेचने की जगह है। तो 635 के आसपास आएगा, वहाँ पर बेचना 625 635 के आसपास, और नीचे में 535 के आसपास आएगा तो लेना है। निफ्टी पे ये क्लियर है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करा है। उससे पहले मैं निफ्टी का एक बार डेटा दे दूँ क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो है कि 19,500 के नीचे क्लोज नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं। 1 करोड़ 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट वहाँ पर है। 19,600 के ऊपर बंद होने में भी पसीना आएगा। 1 करोड़ 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है। सो ऐसा लग रहा है कि बचे हुए समय में निफ्टी कुछ ज़्यादा करेगा नहीं। क्यों? ऊपर 19,600 के पार निकल के टिकने में 2 बाधाएं हैं। एक 1 करोड़ 40 लाख शेयर कॉल राइटर खड़े हैं, 1 करोड़, हाँ। दूसरा 115 डाउ नीचे है। तो आप ऊपर तो नहीं बंद हो पाएंगे, बहुत मुश्किल। फिर भी देखो मार्केट है कि चलो मैं ले जा रहा हूँ ना, है ना, मैं हूं ना, हाँ गाड़ी भाई चलाएगा, है ना ऐसा। तो अगर बैंक निफ्टी बैठ ही जाए मूड में कि मैं तो 45-300 होना चाहता हूँ आज ही, ठीक है, तो फिर हो सकता है आप 625 650 आ जाए, संभावना कम है, ठीक है। इसलिए निफ्टी दबा रहेगा। लेकिन दब के भी आपको 19,500 के नीचे नहीं बंद हो जाए तो ज़्यादा संभावना है कहीं 19,550 के आसपास, 550 575 पे यही निफ्टी बंद हो जाए। ठीक है, ठीक है, ये निफ्टी के डेटा है। 19,500 पे हाईएस्ट पुट, 19,600 पे हाईएस्ट कॉल्स। ठीक है। बैंक निफ्टी लड़ाई की जड़ी एक ही लेवल है जी, 45,000। पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 45,000 पे। 50 लाख शेयर 45,000 पे है पुट में, 70 लाख शेयर 67 लाख शेयर हैं, 65 लाख मान लीजिए कॉल्स में, थोड़ा सा ज़्यादा। सो अगर 3 बजे तक हम 45,000 को होल्ड कर पाते, जो कर रहे हैं अभी, कोशिश कर रहे हैं, ये होल्ड रहता है 3,000 तक 45,000, और तो शॉर्ट कवरिंग आज आपको ऊपर में 45,100 से 45,300 के रेंज में कहीं कहीं ले जाएगी। तो 100 से 300 पॉइंट की तेजी बन सकती है अगर 45,000 के ऊपर टिके रहे 3 बजे तक। बैंक निफ्टी भी 19,600 के ऊपर 3 बजे के पहले टिके रहे, निफ्टी माफ कीजिए, तो तेजी बनेगी जिसकी संभावना कम है। तो आपको तेजी करने का मन है तो बैंक निफ्टी पे फोकस करें, कमजोरी लगती है तो फिर निफ्टी पे फोकस करें आज के लिए, बाकी 3-20 पे देखेंगे। सो ऐसा लग रहा है 45,000 अगर टिका रहा, जिसकी संभावना बन रही है दीप, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ भी एक ही है कि डाउ सपोर्ट नहीं कर रहा, थोड़ा अगर 125 हो गया नीचे, तो आप तेजी करना भी चाहो तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आज डाउ का प्रकोप है। एफआईएस की सेलिंग के आंकड़े कल भी आपको कैश में मिले थे फ्यूचर से, लेकिन आज स्क्रीन देख के लग रहा थोड़ा बेचा हुआ है। सो आई थिंक हड़बड़ी में बढ़ेंगे नहीं, आराम से अपने लेवल से लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। चलिए वेट एंड वॉच में, जहाँ क्लियर ट्रेड नहीं वहाँ वेट एंड वॉच आराम से करो। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको एक व्यू होना ही चाहिए, हर वक्त आपको ट्रेड लेना ही चाहिए। लेवल्स का इंतजार करें, लेवल आने पर ही करिए बस। ठीक है सर, चलिए लेवल आने पर ही आप ट्रेड करिए, ये एनर्जी की राय आ रही है। टाटा पावर के लिए बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने करार किया है, और फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट एक बड़ा करार इन्होंने किया है। 2,800 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के लिए ये करार किया गया है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे, ये खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है टाटा पावर की तरफ से। तो इंटरेस्टिंग खबर है, और स्टॉक में खैर इस समय ज़्यादा एक्शन नहीं है, बट रिसेंटली स्टॉक का एक्शन में ज़रूर रहा है। और खुद टाटा पावर की तरफ से करीब 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो बड़ी खबर आ रही है। 13,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक बार जरा चोपड़ा साहब से राय ली जाए टाटा पावर पर। चोपड़ा साहब फरमाएं सर, टाटा पावर एक बड़ा अनाउंसमेंट। बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, और अगर ये अनाउंसमेंट नहीं भी होती तब भी कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट। ऐसी जब अनाउंसमेंट्स आती हैं, ऐसे करार होते हैं, तो निश्चित रूप से कंपनी के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। मेरा ये मानना है टाटा पावर पूरे पावर क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर पावर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है, लेके रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं इसको लेके रखें तो 300 तक का टारगेट इसमें अचीव हो सकता है। तो जिनको जल्दी नहीं है, जो ट्रेड नहीं करते हैं, जो ऊपर नीचे जब थोड़ा होता है स्टॉक तो घबराते नहीं है, तो मुझे लगता है 300 इसमें बहुत पॉसिबल है। अच्छा कंपनी, और इस तरह की पॉजिटिव खबरें जो है वो निश्चित रूप से कंपनी को और शेयर प्राइस को दोनों को बोल्स्टर करेंगी। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा
पावर पर व्यू। आई थिंक हिमांशु जी की तरफ से भी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, आज सुबह हिमांशु जी ने पिक ऑफ द डे में बात भी करी थी। हिमांशु एक बार लेवल्स देख लें, थोड़ा खबर पर रिएक्ट कर रहा है, हालांकि सिर्फ 0.5% ही ऊपर इस समय। बताएं सर, टाटा पावर। दीप बिल्कुल, देखिए 230 232 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और इसी पर व्यू बनाकर मैंने आज यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन दी थी। मुझे लगता था कि लग रहा है इनफैक्ट कि इस लेवल से वापस से ये एक अपसाइड रिज्यूम करता हुआ नजर आ सकता है और ये पॉजिटिव न्यूज़ है, स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 230 228 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसमें भी बने रहें। अगर आने वाले 1 से 2 दिनों में स्टॉक 237 238 रुपए के ऊपर निकलता है दीप, तो ये स्टॉक 250 रुपए के पार होता हुआ बहुत जल्द शॉर्ट टर्म में आपको नजर आ सकता है। आपके लिए टाटा पावर जहां पर रखनी है आपको नजर। एक बिल्कुल वागले साहब के लिए भी, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, कंटेनर कॉर्पोरेशन में एक ब्रेकआउट आया है, पिछले 2-3 हफ्ते के टॉप्स इसने क्लियर किए हैं। 710 का करंट भाव है। मेरा मानना है 700 के स्टॉप लॉस से अगर आप ले सकते हो 700 के नीचे का, तो ये 740 750 तक भी जा सकता है। अगेन 2 से 3 दिन का व्यू है, आज का इंट्राडे कॉल नहीं है। 2 से 3 दिन में भी 4 दिन ये 750 का भाव दिखा सकता है। और है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए वागले साहब की तरफ बड़े लंबे समय बाद ये किसी को पसंद आया है। 740 750 के टारगेट लेके आप ये नंबर ले। कल आने वाले हैं कॉनकोर के नतीजे आ चुके हैं। इरकॉन के रिजल्ट, मुनाफा 160 करोड़ से बढ़कर 208 करोड़ आता हुआ दिखा है। तो ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स मुनाफे के लिहाज से बढ़कर आते हुए दिखे और सारे नंबर्स और आय भी यहाँ पर बढ़कर आय 35% बढ़कर आई है इनकी। फिर भी स्टॉक ठंडा है। स्टॉक ठंडा है। इरकॉन पहले एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम अदानी। आई थिंक मार्जिन्स थोड़े डिप हुए हैं। आय 35% बढ़ी है, मुनाफा आपने जैसे कहा 22% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा भी 31% बढ़ा है, बट मार्जिन्स 8% के इनके 7.7% आए हैं। तो थोड़ा मार्जिन्स का डिसअपॉइंटमेंट है, अदरवाइज नंबर्स अच्छे हैं सर। ओके, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल मार्जिन्स थोड़ी सी घट कर आए हैं, ये एक चीज़ है। लेकिन इस बीच अदानी पोर्ट को लेकर भी कुछ खबरें आती दिख रही है, उनके गाइडेंस को लेकर खबर आती दिख रही है। नतीजे के बाद क्या क्या गाइडेंस आया, एक बार जरा दीप वो भी नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, किस तरह का गाइडेंस आया। तो कैपेक्स का गाइडेंस दिया है उन्होंने कि कितना कैपेक्स वो कैपेक्स की बात कर रहे हैं और टोटल कार्गो वॉल्यूम्स कह रहे हैं कि जो बढ़कर करीब 370 से 390 मिलियन मेट्रिक टन होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो इनका आय का आंकड़ा है वो 24 से 25 हज़ार करोड़ की ये आय एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कामकाजी मुनाफे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14,500 से 15,000 करोड़ का इनका आ सकता है। तो वो फॉरवर्ड गाइडेंस जो उन्होंने दी है वो इस बेसिस पर है कि अगर जो कार्गो पोर्ट वॉल्यूम्स हैं उसमें बढ़त आती है 370 से 390 मिलियन मेट्रिक टन की, तो फिर आय 25,000 करोड़ तक हो सकती है, कामकाजी मुनाफा 15,000 करोड़ तक हो सकता है। इस साल के लिए 4 से 4,500 करोड़ का केपेक्स भी करने वाला है अदानी। ये जो फॉरवर्ड गाइडेंस आई है उनकी तरफ से। चलिए, तो फॉरवर्ड गाइडेंस यहाँ पर आती हुई अदानी की तरफ से इस वक्त आपके सामने। स्टॉक हालांकि 810 के आसपास पहुंचने के बाद वापस से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, 1.5% नीचे 810 से 785 अब आता हुआ नजर आ रहा है। तो कमजोरी भी फिर से बनती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और नतीजे आएंगे उस सीमेंस के, उसका अनुमान लेंगे। उससे पहले नितिन जी भी हमारे साथ शायद कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। अगर हो गए हैं तो एक बार नितिन जी को कनेक्ट कर लिया जाए बिल्कुल के बाद। नितिन जी बताएं सर। यानी जी यहाँ पे 19,550 की पुट ऑप्शन लेंगे। 19,550 की पुट ऑप्शन 58 में मिल रही है। ये करीब करीब एट द मनी पुट हो गई, 58 में मिलेगी, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 30 रुपए का और ऊपर टारगेट बनेंगे करीब 90 रुपए के। ओके, निफ्टी का 19,550 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय है नितिन जी की तरफ से, यानी कि नितिन जी को थोड़ी सी और कमजोरी की उम्मीद निफ्टी में नजर आ रही है। थोड़ा और करेक्ट हो सकता है बाजार, ये लग रहा है, और बाजार में थोड़ा दबाव आता दिखा भी है, ये आप देख सकते हैं। आइए इस बीच बढ़ते आगे और सीमेंस के आने वाले हैं रिजल्ट्स। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, जरा अनुमान जान लिया समझ लिया जाए। नूपुर हमारे साथ है तैयार। नूपुर, कैपिटल गुड्स में तो क्या एक भेल क्या है नंबर्स बस?
जो तो ढीले ढाले थे, ले डाले से अब सीमेंस के कैसे रहेंगे? तो उम्मीद तो है कि अच्छे ही रहेंगे और इनके Okay. क्वार्टर 3 के नतीजे आएंगे ओके, क्योंकि ये कैलेंडर ये अलग से फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे क्वार्टर 3 की रेवेन्यू में देखें तो इस बार 14% की बढ़त हम लेके चल रहे हैं। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो 39% की ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है। पिछले साल 380 करोड़ का कामकाजी मुनाफा क्या था, इस बार अनुमान है कि 525 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन्स में भी आपको एक्सपेंशन की उम्मीद है, यहाँ पे 9.7% से बढ़ के करीबन 12.5% के मार्जिन्स आ सकते हैं। और मुनाफा भी देखें तो 38% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। 294 करोड़ का मुनाफा किया था पिछले साल कंपनी ने इसी समय पे, इस बार अनुमान है कि 406 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी आ सकता है। सारे सेगमेंट से इस बार उम्मीद है कि अच्छे नतीजे आते हुए नजर आएंगे। शॉर्ट साइकिल सेगमेंट में अच्छे ट्रेंड से कंपनी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कोर इंडस्ट्रीज के प्रदर्शन में से भी जो ऑर्डर मिले कंपनी को, उससे भी आगे चल के ग्रोथ में आपको वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा मोबिलिटी और ट्रांसमिशन सेगमेंट से भी जो ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखे, उसका भी एक इस बार ग्रोथ में आपको नजर आएगा, उसका भी इम्पैक्ट नजर आने वाला है। बेहतरीन ऑपरेटिव लिवरेज और जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है उसमें भी मुनाफे में सुधार की इस बार उम्मीद है, साथ ही साथ मार्जिन एक्सपेंशन की भी उम्मीद है। तो नतीजे अच्छे रह सकते हैं। ऑर्डर विंस के चलते आय 13% से बढ़कर आ सकती है। मार्जिन एक्सपेंशन भी आप देख पाएंगे, करीबन 10% के मार्जिन इस बार 12% के होते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस। देखते हैं इस बार नतीजे कैसे आएंगे। एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। कुणाल जी, एक बार सीमेंस का चार्ट देख लें। आज थोड़ा नर्म है सर, करीब 0.25% नीचे। चार्ट्स क्या कहते हैं? इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। सीमेंस से हमने एक बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस दीपांशु देखी और उसके बाद स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से कुछ करेक्ट होने के बाद अब बिल्कुल सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है, तो मुझे स्ट्रक्चर काफी मजबूत लगता है। मेरी राय में स्टॉक के ने 3700 रुपए के आसपास एक बड़ा बेस बना लिया है, उसके नीचे जाने की संभावना कम दिखती है। ऊपर मुझे लगता है कि वापस से स्टॉक 4100 4200 के लेवल्स तक पहुंच सकता है, तो जिनके पास भी पोजीशन है बने रहे 3700 के नीचे स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस जहां पर रखनी है आपको नजर। चोपड़ा साहब से भी एक राय लेंगे। चोपड़ा साहब, एक तो कैपिटल गुड्स स्पेस, हालांकि बीएचएल के नतीजों ने निराश किया था, स्टॉक एक्शन में है, बट सीमेंस से क्या नजर रखनी है? और दूसरा, जो रिसेंटली इनका शेयर होल्डर्स ने लो वोल्टेज और गेट बिजनेस बेचने के खिलाफ वोट किया था, उसके बाद से कोई व्यू जो बनता है सीमेंस पर सर? देखिए, मुझे लगता है सीमेंस एक जैसे हम लोग एलएनटी को कैपिटल गुड्स में सबसे बड़ी कंपनी मानते हैं, उस प्रकार से सीमेंस टेक साइड पे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट काफ़ी सारे हैं, कैपिटल गुड्स में भी हैं और इंक्लूडिंग इनके मेडिकल प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आते हैं जो कि डायग्नोस्टिक्स में काम आते हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है और कई बार कंपनीज डिसाइड करती हैं कि जो नॉन कोर बिजनेसेस हैं या जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रहे हैं वो बिजनेसेस को अलग करते हैं, या कई बार मैनेजमेंट का एक स्ट्रैटेजी होता है कि हमको फोकस करना है, अलाइन करना है अपनी कंपनी को किसी फोकस प्रोडक्ट लाइन के साथ। तो देखिए, शेयर होल्डर्स का मैं इस पर टिप्पणी क्या करूं, बट मुझे लगता है कि जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है कंपनी की, वो ओवरऑल ठीक होनी चाहिए। सीमेंस बहुत सालों से अच्छा कंपनी है और मुझे लगता है कि अगर ये गिरावट में मिलता है और कहीं पे भी आपको ये 3500 और 3600 के पीछे मिलता है तो बहुत ही एक्सेलेंट बाय है, पोर्टफोलियो स्टॉक है मेरे हिसाब से। और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल आंख बंद करके खरीदें अगर थोड़ी गिरावट में मिलता है। तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि ठीक ही आनी चाहिए, इनलाइन आना चाहिए, और यदि थोड़े से भी खराब रिजल्ट्स आते हैं, स्टॉक में करेक्शन होता है, तो मैं इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही समझूंगा। सीमेंस बहुत ही अच्छी कंपनी है और खास करके बरसातों के बाद जो काम इंफ्रा का शुरू होता है तो उसमें सारी कैपिटल गुड्स कंपनीज जनरली अच्छा करती हैं और ये थोड़ा लीन सीजन होता है मॉनसून का, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और जो बड़े काम होते हैं वो रुक जाते हैं, बट आई थिंक सितंबर ऑनवर्ड्स बहुत अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिलता है बचे हुए साल के लिए। तो सीमेंस में तो मैं खरीदारी करने का ही रिकमेंडेशन दूंगा, प्रोवाइडेड आपको थोड़ी करेक्शन में मिले। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस जिस पर आपको रखनी है नज़र। इसके भी नंबर्स आने वाले, देखते हैं उसके बाद बाजार इस पर कैसा रिएक्शन आपको देता है। फिलहाल थोड़ा हल्का आपको ऊपर से निफ्टी होते हुए दिखा है और मिड कैप स्मॉल कैप भी अपनी गेंस गिव अप करके अब आपको फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा एक्शन वहाँ पर नरमी वाला बन रहा है। बट स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। मैक्स फाइनेंशियल ये एक और स्टॉक है जो एक्टिव हो रहा है। कल भी हमारे रेडार पर आया था, कल भी एनबीएफसीज में जब एक मूव आ रही थी तो मैक्स फाइनेंशियल एक्टिव था, आज और एक्टिव होते हुए दिख रहा है और अभी भी डेज हाई पर आया है। हिमांशु जी, मैक्स फाइनेंशियल देखें सर, बड़ी मूव इसमें आ रही है लगातार दूसरे दिन।
बिल्कुल दीप, इनफैक्ट काफी अच्छा स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने को मिली है और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। मेरा मानना है कि स्टॉक में 825 827 रुपए तक की मूव इसी लेग में बनती हुई नजर आ सकती है। तो अगर तेजी की पोजीशंस हैं तो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी के लिए 805 804 रुपए तक स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। और पोजीशंस में 797 यानी कि 797 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बने रहें। 825 827 रुपए तक की अपसाइड इसमें आते हुए नजर आ सकती है। और अगर स्टॉक उसके ऊपर बंद होता है दीप, मैक्स फाइनेंशियल अगर 825 827 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहता है तो मुझे लगता है कि और बड़ी मूव आने वाले कुछ दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है और स्टॉक 860 870 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल। 860 870 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। देखते हैं कैसा एक्शन इस पर रहेगा। मूव इस पर आ रही है, फिलहाल डेज हाई पर है, बट आज गिरावट आपको मेटल स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है और टॉप सेक्टोरल लूजर इनफैक्ट आज मेटल्स ही है। 1% नीचे आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखेगा। बीएसई मेटल इंडेक्स भी लगभग उतना ही नीचे आपको होते हुए दिख रहा है। तो मेटल्स में क्या करना है, क्योंकि रिसेंटली तो हमने एक बाउंस बैक देखा था, बट उसके बाद वापस नरमी आ गई है। क्यों ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पा रहे मेटल्स, क्या है सेक्टर पर व्यू? आइए एक बार जरा नेहा से अपडेट ले लें। नेहा बताइए, वर्ल्ड ऑफ मेटल्स में क्या कुछ चल रहा है? मेटल स्टॉक्स आपने राइटली पॉइंट आउट किया दीप, गिरे हैं और इसका एक कारण आप कह सकते हैं इसके जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घरेलू मेटल्स जो यहाँ पर है कमोडिटीज जो ट्रेड कर रही हैं उसमें भारी भरकम गिरावट दिखी है। हमने देखा कि 31 जुलाई ऐसा दिन था जिस दिन मल्टी मंथ हाइस पर सारे मेटल्स ट्रेड कर रहे थे। कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम सब में जबरदस्त स्ट्रेंथ थी, लेकिन एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में वो सारी बढ़त गायब हो गई। कॉपर की बात करें $500 वो 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी गवा चुका है। आज की बात करें तो हमने देखा है स्टील, रिबार और इंटरनेशनल मार्केट में आयरन ओर की भी कीमतें 2-2 महीने के निचले स्तर पर चली गई हैं। अभी कुछ समय पहले ही एलएमई पर कॉपर 1 महीने के निचले स्तर पर चला गया और कई हफ्ते के लोस पर एकाएक तेज गिरावट लेकर जिंक, निकल, एल्यूमिनियम भी ट्रेड करते दिखे हैं। साप्ताहिक आधार पर सारे मेटल्स यहां पर तकरीबन 3 से 10% की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा फैक्टर चाइना है। कमजोर डिमांड के जिस तरह के डेटा निकल कर आ रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर है। आज सुबह ही हमने देखा चीन में जो ट्रेड डेटा निकल कर आया वो अनुमान से बहुत ही कमजोर था। महीने दर महीने के आधार पर देखें या सालाना आधार पर देखें बहुत खराब डेटा निकल कर आया है। एक्सपोर्ट्स उनके 3 साल के लोस पर चले गए हैं। इंपोर्ट्स इस साल के निचले स्तर पर है और 14.5-12% तक की गिरावट देखने को मिली है। चीन में कॉपर का जो इंपोर्ट्स है इंडिविजुअली अगर देखा जाए हर एक कमोडिटी का इंपोर्ट वो भी गिरा है। इस साल अब तक 21% की गिरावट वहां के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने दर्ज की है। यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब आई है। पिछले हफ्ते चीन की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डेटा था वो भी काफी खराब था। उससे पहले इंडस्ट्रियल प्रॉफिट के जो आंकड़े निकल कर आए हैं उन्होंने भी निराश किया, लगातार 4 महीने से टूट रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ग्लोबल कॉपर मार्केट की बात करें तो ICSG यानी इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस साल अब तक कॉपर सरप्लस में चला गया है। ऑफ कोर्स क्योंकि डिमांड नहीं है। चीन का कॉपर प्रीमियम, इंपोर्ट प्रीमियम 3 महीने के लोस पर चला गया है और कॉपर भंडार भी जो है पहले मल्टी ईयर लो पर था वो रिकवर कर गया है। तो ये सारे वो बड़े फैक्टर्स हैं और प्राइमरली चाइना इज एट द सेंटर ऑफ एपी ऑफ ऑल ऑफ दिस, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं मेटल्स में इतनी तेज गिरावट आई है। तेज गिरावट आई है। अभी कच्चा तेल भी तो साथ में गिराओ आप, थोड़ा ही गिरा है, एक आध दोनों, थोड़ा ज्यादा नहीं कर सकते? सर गिरा है एक्चुअली, देखा जाए 4 महीने के हाई से अभी रिसेंटली हमने कितना हो गया? 84 आ गया, 84 के करीब। अरे फिर ठीक है। हाँ 86 के ऊपर था, 84 का थोड़ा और आ जाए। 80 के नीचे हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है, हमें तेजी करने में थोड़ा सा ठीक लगता है। 80 के नीचे आ जाए तो हम आपको थैंक यू भी बोलेंगे। चाइना इसी तरह प्रेशर बनाता रहा तब आप चाइना पर प्रेशर बनाए और हम आप पर बना रहे हैं, समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल जी, धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट का ये पूरा अपडेट आपने विस्तार से बताया। तो यार सुमित जी बिगुल उनके लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 84 रुपए, 84 रुपीज 5 पैसा ये स्टॉक का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है MRPL। MRPL के अंदर मोमेंटम बन रहा है, पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। MRPL तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। तेजी के ट्रेंड में इसने थोड़े से दिनों का प्रॉफिट बुकिंग और साइडवेज मूव दिखाया और अब ये वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। MRPL के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर 10% तक का मूव जल्दी ही आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए। तो ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो 90 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 94 रुपए का।
नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट दिखाई दे रहा है 80 रुपए 81 रुपए के पास दिखाई दे रहा है। तो 81 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें एमआरपीएल 90 रुपए से लेके 94 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें एमआरपीएल। ओके तो यह है आपके लिए MRPL जिस पर करिए नज़र। कैश के स्टॉक्स में तो रोटेशन बना ही हुआ है, इवन दो कमोडिटी लिंक्ड स्पेस है, बट MRPL पर आपको थोड़ा एक्शन अच्छा इस समय दिख रहा है। नज़र रखिए इस पर, नज़र रखिए लॉरस लैब्स पर। इस पर भी एक स्पाइक अभी अभी आते हुए दिख रहा है, 2.5% ऊपर आपको लॉरस लैब्स इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा, तो थोड़ी मूव उस पर भी आई है। डेज हाई पर फिलहाल अभी अभी लॉरस लैब्स आया है। बट आइए फोकस करते हैं एक नई कंपनी पर। नई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी तो खैर पुरानी है, बट डीमर्ज होकर आज नई लिस्टिंग हुई है, और वो है आपके लिए NIIT लर्निंग। ये NIIT से डीमर्ज होके NIIT लर्निंग सिस्टम्स आज लिस्ट हुई है। क्या कुछ करती है ये कंपनी? अब NIIT के पास कौन सा कारोबार है, NIIT लर्निंग के पास कौन सा कारोबार है, दोनों को कैसे समझना है आपको, एक बार जरा समझते हैं आज नुपुर के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, आज स्टॉक अगर आप देखें जो पेरेंट कंपनी थी NIIT लिमिटेड वो दबाव में दिखेगा, और NIIT में भी आज आपको एक्चुअली अब दबाव में नजर आ रहा है स्टॉक भी। मैं बता देती हूँ दोनों कंपनीज करती क्या है। फिलहाल जो कॉर्पोरेट लर्निंग का जो कारोबार था, जो बड़ा चंक था इस कंपनी का, वो NIIT जो लर्निंग सिस्टम है उसमें डीमर्ज कर दिया गया था, और उसे आज लिस्ट किया गया है अलग से। अब NIIT लिमिटेड में क्या बचा है, उसमें सिर्फ स्किल और करियर से जुड़े जो कारोबार है वो ही उसमें रह गए हैं। कंपनी NIIT लर्निंग्स में जो प्री हायरिंग और ऑन बोर्डिंग के जो समय में प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो कारोबार करती है। साथ ही साथ प्रोफेशनल्स को जो करियर ग्रोथ में जो भी सहायता चाहिए वो NIIT लर्निंग सिस्टम के द्वारा दी जाती है। 30 कंट्री से ज़्यादा इसका प्रेजेंस है, 80+ ग्लोबल कस्टमर्स भी है। अगर एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं इस कंपनी के वो 40% का आय में कंट्रीब्यूशन देते हैं, और टॉप 10 की भी बात करें तो 70% का आय का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आता है। तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र आएगा। हालांकि दूसरी तरफ अगर नेट कैश की बात करें तो करीबन 450 करोड़ का कैश कंपनी के पास फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन कंपनी ने बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है ग्रोथ का। उनका कहना है कि 20% की ग्रोथ वो हर साल लेके चल रहे हैं। मार्जिन्स जो फिलहाल 23% के वो मेंटेन रहेंगे, 20% यहाँ पर भी ग्रोथ आपको दिखेगी, और आने वाले 5 सालों में जो फिलहाल 1360 करोड़ की आय है वो 3300 करोड़ से 3500 करोड़ ले जाने का कंपनी का लक्ष्य है। अब NIIT में क्या बचा, रेवेन्यू सिर्फ 340 करोड़ के रह गए। NIIT लर्निंग में करीबन 1360 करोड़ का रेवेन्यू। एबिटा NIIT का सिर्फ 1 करोड़ के आसपास का है, वहीं पे NIIT लर्निंग में 315 करोड़ का एबिटा आपको दिखेगा। मार्जिन के लिहाज से बिल्कुल फ्लैट है NIIT में, और NIIT लर्निंग में देखेंगे तो 23% के मार्जिन से। मुनाफा सिर्फ 3 करोड़ का रह गया है NIIT के जो पेरेंट एंटिटी है उसमें, और NIIT लर्निंग में करीबन 190 करोड़ का मुनाफा है। जो बड़ा बिजनेस जो था कॉर्पोरेट लर्निंग का वो NIIT लर्निंग में चला गया, जो आज लिस्ट हुआ है। ओके, तो NIIT लर्निंग अब हो जाएगी बड़ी कंपनी जो आज लिस्ट हुई। ज़्यादा कामकाज इसमें आ गया। इसमें क्या क्या रहेगा, एजुकेशन नहीं, इसमें कॉर्पोरेट लर्निंग वगैरह का, वो कॉर्पोरेट एजुकेशन एक तरह से, कैसे जहाँ पैसे अच्छे बनते हैं, है ना, मार्जिन अच्छे, हायर मार्जिन वाला बिजनेस है। जो जनता वाला में तो क्या है, कंपटीशन भी बहुत है ना, हाँ नेचुरली। हालांकि NIIT का नाम रहता है तो वो एक फ़र्क तो पड़ता है। यार इनकी तो लेगेसी है, सबसे पहले शुरुआत करने वालों में तो वो एक बड़ा बेनिफिट तो है ये। तो ये है आज जो NIIT लर्निंग आपके लिए लिस्ट हुई। जरा एक बार भाव भी दिखाओ। सुबह तो 360 के आसपास था, मजबूत है ना। NIIT लिमिटेड तो ठीक है, बता दो, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन NIIT लर्निंग लिस्ट जो हुई वो 377 रुपये वाली है आज। NIIT लिमिटेड पहले थी, बड़ी थी, इसमें से ये अलग हो गया। अब दोनों ही लिस्ट हो गए। तो आपके पास पुराने शेयर पड़े, दोनों को जोड़ के देख लो, नुकसान में हो कि प्रॉफिट में हो। बराबर ना। हाँ, 377 और ये कितना, दूसरा 82, आप समझ लो, मतलब करीबन आपके 350 के आसपास, 450 के आसपास आपके दोनों शेयरों का दाम मिलाकर हो गया। ये आपके लिए लास्ट। ओके, परफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे, और बाजार थोड़े ठंडे हो रहे हैं। ये डाउ फ्यूचर रुक नहीं रहा दीप, ये 50 पर नीचे हो गया। हाँ, ये मतलब यहाँ से ज़्यादा प्रेशर है। एक्चुअली देखा जाए तो जितना डाउ फ्यूचर खराब है उतने हम खराब हो नहीं रहे। लेकिन फिर भी अब डाउ फ्यूचर का सपोर्ट नहीं आ रहा, तो बढ़े कैसे वो। आज जो सुबह आप बात भी कर रहे थे सर, मूडीज की तरफ से 10 US बैंक, छोटे बैंक डाउनग्रेड आए।
छोटे बैंक्स में है, कोई भी ऐसा बड़ा बैंक नहीं है जिस पर है, बट छोटे बैंक्स पर थोड़ा आया है। और बैंकिंग सेक्टर पे भी उन्होंने कहा है कि शायद प्रॉफिट्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने अब तक रहे हैं, तो शायद वहाँ से फ्यूचर्स में अभी थोड़ा सेंटिमेंट है खराब है। अब शाम को बाजार जैसे रिएक्ट करते हैं करेंगे, बट फिच के डाउनग्रेड के बाद अब बैंक्स पर, ना कि इकोनॉमी पर, बैंक्स पर मूडीज की तरफ से छोटे बैंक्स पर भी, वो भी 10 बैंक्स पर आज सुबह डाउनग्रेड आते हुए देखा, तो शायद उस पर भी थोड़ा सेंटिमेंट ये इस समय कर रहा होगा बाजार पर, ऐसा हम समझ कर चल सकते हैं, इसलिए थोड़े प्रेशर इस पर बना हुआ है। बट एक स्टॉक जिसकी सुबह हम बात भी कर रहे थे, टाटा केमिकल्स, वायदा कारोबार का अभी भी टॉप लूजर है, 1000 के लेवल पर होल्ड कर रहा है। एक बार चोपड़ा साहब से टाटा केमिकल्स पर राय लेनी है, क्योंकि चोपड़ा साहब लगातार इनके सोडा ऐश के प्राइसेस कट रहे हैं, 4 बार ये सोडा ऐश के दाम घटा चुके हैं। कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट कमेंट्री यही निकल कर आ रही है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स और थोड़े कमजोर रह सकते हैं। 1000 के लेवल पर टाटा केमिकल्स को कैसे देखना है सर? दीप, मुझे तो बहुत ही अच्छा लेवल लगता है खरीदने के लिए, और टाटा समूह की बैकिंग है, बहुत स्ट्रांग कंपनी है, और मुझे लगता है सोडा ऐश के प्राइसेस जिस तरीके से जो डाउनवर्डली रिवाइज हुए, हमने देखा जीएचसीएल में भी काफ़ी करेक्शन आया। ये 2 मेजर कंपनीज हैं, जीएचसीएल और टाटा केमिकल, जो सोडा ऐश में काम करती हैं। तो आई थिंक जो फ्रॉड था इसमें, जो पोस्ट वॉर पैदा हो गया था, और जो बात हुई थी कि यूक्रेन काफ़ी बड़ा सप्लायर होता था सोडा ऐश का, तो वहाँ से कुछ जो क्रिचेज आई थी, आई थिंक दैट इज़ ओवर। और जो आर्टिफिशियली स्टॉक जो प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर आ गए थे, वो अब दोबारा से नीचे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये डाइजेस्ट कर लिया है स्टॉक ने, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई है टाटा केमिकल ने 7-8 महीने की। तो मेरे अंदाजे से ये बहुत ही अच्छा लेवल है, इसमें एक गोल्डन क्रॉसओवर भी बनने वाला है, तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग लेवल। और इसको अगर कोई लंबी अवधि के लिए लेना चाहता है तो मैं इसका टारगेट देना चाहूँगा 1150-1160 का। तो टाटा केमिकल में तो निश्चित रूप से खरीदारी करनी चाहिए। खरीदें टाटा केमिकल, ये है राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त बिगुल का, और बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब फरमाएं। अनिल जी, सुबह में हमने बायोकॉन की बात की थी, ये एक ही स्टॉक है, कम स्टॉक में से ये जो गिरे नहीं मॉर्निंग के फॉल में, और अभी ये चलने के लिए तैयार हो गया। इसको BTST करके चले, 273.50 273.70 का फ्यूचर्स का भाव है। मेरा मानना है 285 तक ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। पोजिशनली मेरा 300 का टारगेट है, एक आध हफ्ते का। आपका स्टॉप लॉस 270 का होना चाहिए। 270 के स्टॉप लॉस के साथ BTST करें बायोकॉन 285 के टारगेट के लिए। और इस बीच बंसल जी भी NIT लर्निंग की जो आज की लिस्टिंग हुई है उस पर एक विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। अब स्टॉक पर देंगे या NIT से कुछ लर्निंग करके आए हैं बंसल जी, वो बताएंगे, ये मुझे नहीं पता। जी बंसल जी बताएं। नहीं अनिल जी, मैं तो जो व्यूअर्स हैं, जो आजकल की जनरेशन के लोग हैं, मतलब उनको बताना चाहता हूँ, ये NIT अनिल जी हमारे ज़माने में कंपनी होती थी NIT, फिर उसका एक डीमर्जर हुआ, उसमें से 2 कंपनियां बनी, NIT और NIT टेक। अब उस NIT से भी अनिल जी NIT लर्निंग और NIT ये रह गए, और वो NIT टेक अनिल जी आज वो वागले साहब का कोफोर्ज है, तो कितनी बड़ी अनिल जी वेल्थ बनी है लॉन्ग टर्म के अंदर अनिल जी। तो ये बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के अच्छे स्टॉक्स को लेके रखना चाहिए। वागले साहब का कोफोर्ज मतलब वागले साहब का, वागले साहब अनिल जी जब वो NIT टेक का कोफोर्ज हुआ था अनिल जी, तब अच्छा, कोफोर्ज बोलने में दिक्कत होती थी, तो हम तो कॉल देते नहीं थे, तो वागले जी पहले व्यक्ति थी कोफोर्ज पे कॉल दिया था। सही जवाब, मैं आपका जनरल नॉलेज टेस्ट कर रहा था। बिल्कुल, वागले साहब ने बार बार लगातार कोफोर्ज रिकमेंड भी किया, और देखिए स्टॉक पे क्या गजब की परफॉर्मेंस आई भी है। आइए परफॉर्मेंस बाटा की कैसी आएगी ये जानना समझना जरूरी। कल है नतीजे, और नतीजे कैसे रहेंगे नूपुर हमें बताने के लिए है तैयार। बताएं सर। सुस्त रहेंगे नतीजे, क्योंकि कंपनी के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, एक तो स्कूल का रीओपनिंग और दूसरा जो मॉनसून आता है वो, तो दोनों ही चीज़ें इस क्वार्टर में डिले हुई है, तो जो डिमांड है वो बिखर गई है इस क्वार्टर में और नेक्स्ट क्वार्टर में। स्कूल लेट खुल रही है इस बार? हाँ सर, वो थोड़े लेट ओपनिंग हुई थी, और हमारे ज़माने में तो कभी ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ हमारा तो बचपन ऐसे ही निकल गया, कभी एक बार ऐसा नहीं हुआ पूरी 10वीं क्लास तक की कभी स्कूल लेट खुली हो। करेक्ट। या अभी क्यों ऐसा? सर वो सिस्टम परिवर्तन। दीप आपके हो? नहीं, समय से पहले ही खुल जाते थे सर वो तो। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता जो जाते ही नहीं स्कूल उनके लेट खुले जल्दी करेंगे। क्यों सुमित जी? अली जी मैं बहुत अच्छे से स्कूल
कॉलेज सब जगह जाता था अनिल जी। देखो सुजी, आप कहाँ जाते हो स्कूल? आपको होना चाहिए स्कूल में, आप कर रहे हो शो। देखो तो इसलिए तो लेट स्कूल खुलने का नुकसान बाटा को उठे थोड़ा बहुत। और मानसून भी थोड़ा डिले हो गया तो फ्लोटर्स नहीं बिके कंपनी के, तो इस अच्छा फ्लोटर्स बिकते हैं ना मानसून में ऐसे। और इस बार कंपनी की आय सिर्फ 9% से बढ़कर आ सकती है। 1030 करोड़ का हमारा अनुमान है। कामकाजी लेवल पे देखें तो मुनाफा 8% से बढ़ के 265 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन में आपको थोड़ी बहुत गिरावट नजर आएगी, हल्की फुल्की 26% के मार्जिन से 25.5% के आसपास आ सकता है। मुनाफा देखें तो 7% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, तो बहुत सुस्त ग्रोथ यहाँ पे रहेगी। इतना इम्पैक्टिव क्वार्टर नहीं रहा ये कंपनी का, क्योंकि स्कूल और रेन फुटवेयर की मांग स्प्लिट हो गई है, तो इस क्वार्टर में भी आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। मार्जिन्स में गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट और अन्य खर्चों में इस बार बढ़त आती हुई नजर आई है। एड एक्सपेंसेस पे नजर आने वाली है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाए तो आने वाले क्वार्टर्स में कैसी रहेगी। ओके तो ये है आपके लिए बाटा। स्टॉक भी कुछ ज़्यादा खास इस समय कर नहीं रहा है। सुमित जी एक बार जरा बाटा का चार्ट भी देख लें सर, 1750 का लेवल। जो बाटा के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ हफ्तों से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, तो ऊपरी लेवल पे भी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। इसके अंदर बड़ी तेजी अब बनेगी जब स्टॉक एक बार ऊपर में 1770 1775 का लेवल तोड़ेगा। 1770 1775 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में 1825 से लेके 1850 तक का मूव देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसमें 1725 1730 के लेवल देखने को मिल सकता है। तो डिप में स्टॉक में खरीदारी करने का सलाह रहेगा, या फिर 1775 के ऊपर खरीदारी करने का सलाह रहेगा। ये है आपके लिए बाटा, इस पर रखेंगे नजर। आइए एक बिल्कुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। अरे हिमांशु जी शो पे आए आज? मैं तो भूल ही गया, नहीं तो मैं सवाल भी पूछता 2-4। हिमांशु जी आज आप आए आज? जी अनिल जी बिल्कुल आया हूँ। अरे कभी गुड आफ्टरनून नहीं हुआ आपने तो। आपके पीछे से चोपड़ा साहब आके कितनी बार बोल गए, आपसे तो बात ही नहीं हुई। नहीं अनिल जी काफी बार बात हुई, काफी व्यू शेयर कर चुका हूँ। कॉल अभी तक खास नहीं कोई। अच्छा बिगुल नहीं बजा होगा इसलिए। ओके ओके जी सर फरमाए। अरे जी मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस एक अच्छी गिरावट के बाद अच्छे सपोर्ट लेवल पर है, और यहाँ पर इसमें एक रिकवरी बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर हम 7200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे, जो कि अभी ट्रेड करती है 172 175 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 150 रुपए का। पहला टारगेट 225 रुपए, दूसरा टारगेट 240 रुपए का। अनिल काफी दिनों की बड़ी गिरावट कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलरली स्टॉक में देखने को मिली, और अब एक अच्छा बेस पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगभग 7150 के आसपास बनाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 7350 7400 तक की रिकवरी दे सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर 7200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन के जरिए इस रिकवरी को प्ले करके चलने की सलाह दें। ठीक है, तो ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस का 7200 की स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल ऑप्शन आप खरीदें। राय हिमांशु जी की आती हुई पीएनबी के बाद दूसरा कॉल आज की शो का। आइए, आरबीआई की आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी, और इस कमेटी की 3 दिनों की बैठक आज से शुरू हो चुकी है। आज है पहला दिन, कल दूसरा, और परसों सुबह सुबह आएगी आपके लिए आरबीआई की पॉलिसी। तो परसों की पॉलिसी में बाजार के दिग्गज, बैंकर्स और इकोनॉमिस्ट, इन तीनों तरह के लोग किस तरह का अनुमान लगा रहे हैं, क्या कुछ होगा बदलाव दरों में, कमेंट्री में, इन्फ्लेशन के टारगेट में, क्या कुछ हो सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। वरुण हमारे साथ हैं इस वक्त आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर सबसे बड़ा पोल लेकर। वरुण बताएं। तो अनिल जी, इस पोल के लिए हमने काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट, बैंकर्स, इन सबको शामिल किया था इस पोल में, और ज़्यादातर अगर आप लोग देखेंगे तो सब कह रहे हैं कि इस बार पॉलिसी एक बहुत बड़ा नॉन इवेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि पहला सवाल हमारा यही था कि आरबीआई इस बार पॉलिसी में क्या करेगा। क्या रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाला है, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, क्या होगा? तो सब एक सुर में कह रहे थे कि इस बार आरबीआई कुछ नहीं करने वाला है, कोई रेट हाइक आपको नहीं देखने मिलेगा। लेकिन हमने देखा है कि फेड जो है वो लगातार रेट हाइक्स करते जा रहा है। तो हमारा अगला सवाल ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि आरबीआई इस बार वेट एंड वॉच करे और आगे रेट बढ़ा दे। इसके लिए दूसरा सवाल हमने पूछा कि इसके बाद क्या आप रेट हाइक देख रहे हैं, क्या आगे रेट हाइक होगा? तो यहाँ भी 100% लोगों का कहना था कि नहीं, इस बार भी नहीं होगा और आने वाले समय में भी नहीं होगा। तीसरा सवाल, आपको याद होगा हम लगातार पिछले कुछ समय से अपने जितने भी पोल पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि रेट कट्स आप कहाँ से देख रहे हैं। तो आपको याद होगा 2 पॉलिसी पहले लोग ये भी कहते थे
कि हो सकता है कि आपको फेस्टिवल सीजन में रेट कट देखने मिले, लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो लोगों की राय यहाँ बदल चुकी है। हमने उनको ऑप्शन दिया था क्या अक्टूबर पॉलिसी में होगा, दिसंबर पॉलिसी, फेब पॉलिसी या फेब के बाद की पॉलिसी में होगा, और अब ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद फेब पॉलिसी तक कोई भी रेट में कटौती भी आपको नहीं देखने मिलेगी। जो भी होगा वो फेब के पॉलिसी के बाद ही होगा। 85% हमारे पोल पार्टिसिपेंट यही मान के चल रहे हैं। फेब की पॉलिसी में 15% मान के चल रहे हैं, यानी कि अगली 2 पॉलिसी और ये पॉलिसी, 3 पॉलिसीज में रेट कट तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, ये आप मान के चलिए। जीडीपी एस्टिमेट्स, ये हमने पूछा कि यहाँ पे कोई बदलाव होगा क्या, आरबीआई बदलाव करेगा, तो 85% का मानना था कि नहीं कोई बदलाव नहीं होगा। 15% मान के चल रहे थे कि शायद थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। लेकिन सीपीआई के आंकड़े को लेके या फिर इन्फ्लेशन के आंकड़े को लेके जब हमने पूछा कि क्या यहाँ पे बदलाव होगा, तो हाँ 85% मान के चल रहे कि हाँ बदलाव हो सकता है, और ज़्यादातर मान के चल रहे कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट आपको जो है इन्फ्लेशन के टारगेट्स में देखने मिले, और खासकर Q2 और Q3 के जो इन्फ्लेशन टारगेट्स है उनमें आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। तो इन्फ्लेशन का एक नंबर ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आरबीआई यहाँ क्या बदलाव करता है। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ स्टेटस को है। सिर्फ एक चीज़ है जो रेट कट आगे एक एक 2-2 पॉलिसी आगे और टलते जा रहा है। अब ये फेब के बाद के लिए टल चुका है। देखता हूँ 2-3 पॉलिसी बाद जब पूछूंगा तो पता नहीं 2025 ना कह दे लोग। अब कह रहे हैं लगातार जो रेट कट का समय है उसका अनुमान धीरे धीरे और बढ़ आगे बढ़ते जा रहा है वो। तो कब अप्रैल से बात की जा रही है? हाँ अप्रैल ही आप पकड़ लीजिए, क्योंकि फेब के बाद तो अप्रैल में पॉलिसी। तो चलिए ये है आपके लिए आरबीआई की पॉलिसी का पोल। ऑफ कोर्स कोई बदलाव दरों में नहीं आएगा, बट आगे भी दरों में शायद बदलाव नहीं आ सकता। रेट कट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये आपके लिए बड़ा टेक अवे आ रहा है इस पोल की तरफ से। मेगा कवरेज एज ऑलवेज जी बिजनेस पर आपको देखने को मिलेगी। 10 तारीख को है आरबीआई की पॉलिसी। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। आईटी सेक्टर में एक स्टॉक में मेरे को लग रहा है कि बेस बन चुका है और स्टॉक यहां से एक अच्छा तेजी आने वाले दिनों में, आने वाले समय में दिखाने वाला है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 416.10, 416 रुपए 10 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर मोमेंटम बन रहा है। विप्रो पिछले 3-4 दिनों से लोअर लेवल से एक अच्छा तेजी दिखा रहा है। स्टॉक ने नीचे में बेस बनाया है और अब रिसेंट का स्विंग हाई ब्रेक करने को तैयार है। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 420-421 का लेवल तोड़ेगा तो 10% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिलहाल इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से विप्रो में खरीदारी करें। 409-410 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 409 का स्टॉप लॉस लगा के विप्रो में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा ऊपर में 424 रुपए का। 424 रुपए का लेवल निकलने के बाद 430 रुपए तक का मूव विप्रो में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 409 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 424 और 430 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 424 और 430 के टारगेट के लिए विप्रो पर आपको करनी है खरीदारी। ये स्टॉक मोमेंटम में भी है। रिसेंटली हमारे कई एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आया है काउंटर। राय आखिरी 15 मिनट है ट्रेड के। लगातार बैन लिस्ट में बदलाव होते जा रहे हैं, बैन लिस्ट बढ़ती जा रही है। 6 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के बैन में। अब क्या होंगे बदलाव, अपडेट लेते हैं आशीष के साथ। बैन से बेनिफिट। आशीष बताइए क्या कुछ होगा बदलाव? दीपांशु, बैन लिस्ट की जो गिनती है इसमें बदलाव नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत हेरफेर देखने को मिल सकते हैं। 2 स्टॉक ऐसे जो बैन से बाहर आ रहे हैं। सबसे पहले यही बताता हूं आपको, जीएनएफसी यहाँ पर अगर आप देखें तो 80.22% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और दूसरा स्टॉक है पिरामल एंटरप्राइज, इसकी है 80.44, यानी बॉर्डर लाइन पर आ गए, 80% से नीचे नहीं है, लेकिन समय हमारे पास अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो स्टॉक बैन से बाहर आ सकते हैं। बाकी हिंदुस्तान कॉपर है 92%, इंडिया सीमेंट है 93%, इंडिया बुल्स हाउसिंग है 96% और बलरामपुर चीनी है 98%। तो ये स्टॉक तो है बैन में बने रहेंगे। 4 स्टॉक, 2 स्टॉक बैन से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं और इन्हें रिप्लेस करने के लिए 2 स्टॉक एंट्री भी कर रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर पोजीशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, हो गई हैं अब करीब 118%, तो निश्चित कर लिया 95% के आंकड़े को क्रॉस करके स्टॉक बैन में आएगा। और दूसरा नाम आता है डेल्टा कॉप। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो जितनी बार रिफ्रेश कर रहा हूँ उतने बार पोजीशंस बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल हो गई 99.15%, 95% के आंकड़े को यहाँ पर भी क्रॉस कर लिया, तो डेल्टा कॉप बैन में आएगा। चंबल फर्टिलाइजर ये भी एंट्री करेगा। जीएनएफसी और पिरामल एंटरप्राइज, इनमें पॉसिबिलिटी के स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। बाकी हिंदुस्तान कॉपर, इंडिया सीमेंट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और बलरामपुर चीनी, ये चारों स्टॉक बैन में बने रहेंगे। टोटल आपके पास 6 स्टॉक्स होंगे बैन में। तो 6 स्टॉक्स हैं।
कुछ ज़्यादा बदलाव वहाँ पर आपके लिए नहीं होने वाले हैं, इस पर रखेंगे नज़र। ओके, इस पर आप करें व्यू। आशीष की तरफ से शुक्रिया आशीष, ये अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। मूव थोड़ी बाजार की जो लिमिटेड है उस पर भी आप रखिए नज़र। आरईसी में एक मूव आपको इस समय आती हुई दिख रही है। एक बार जरा बंसल जी से आरईसी की चार्ट पर राय लेनी है। बंसल जी जरा देखें सर, आरईसी 2.5% ऊपर है, अभी अभी थोड़ी एक फ्रेश मूव आती हुई दिखी है सर। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इसको मैंने और कुणाल जी ने 165 166 के अराउंड बोला था कि लेके बैठ जाओ, अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। और उस 165 के बाद एक बड़े वाला डिविडेंड भी आया है। दीपांशु, मोमेंटम चेस करने की राय नहीं है, जिनके पास है होल्ड टाइट सिट टाइट, कभी कोई बड़ी करेक्शन आए तब खरीदने के बारे में सोचें। ओके, ये है आपके लिए आरईसी जिस पर रखनी है नजर। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी की तरफ से। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। डाउ फ्यूचर्स और कमज़ोर हो गया अनिल जी, 160 अंक नीचे अब डाउ फ्यूचर्स हो गया। 0.5% S&P फ्यूचर्स है, 0.5% नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। जो मूडीज़ की तरफ से 10 छोटे बैंक्स का डाउनग्रेड आया है, शायद उसकी वजह से डर बन रहा है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। बट अमेरिकी फ्यूचर्स तो इस समय कमज़ोर हैं, यूरोप के बाजार भी थोड़े कमज़ोर ही हैं सर। कुछ वैसे बड़ा आज डेटा या नंबर्स US में आने नहीं वाले। आई थिंक सिर्फ डिज्नी के नंबर्स हैं, बट कुछ ऐसा बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। बताएं सर। बिल्कुल दीप, तो तेजी करने के लिए आपके पास माहौल ठीक नहीं है। 160 पॉइंट डाउ फ्यूचर डे लो पर है, और मंदी करने के लिए आपका निफ्टी थोड़ा सा ढीला है, बैंक निफ्टी मजबूत है, तो हल्का फुल्का मतलब वही है। आप 50 पॉइंट नीचे आप सपोर्ट रेंज में आ जाएंगे, 50 पॉइंट ऊपर में आ जाएंगे, तो बेहतर है कि ओवरनाइट पोजीशन रखने के बजाय कल देख लें, ज़्यादा बढ़िया। हल्का फुल्का ये जो डाउनग्रेड आया है मूडीज़ का, वो छोटे बैंकों का, आई डोंट नो उसका कितना असर क्या कुछ होता है, वो देखना होगा। तो वो बस उतना ही है, आई थिंक वही है। बाकी तो इसके अलावा तो कोई ऐसा, तो मेरा ये मानना है कि जो भी फ्रेश पोजीशन है कल बनाए है। आपकी लॉन्ग पोजीशन है, 19,400 का पुट ऑप्शन खरीद लें, शॉर्ट है तो 19,700 का कॉल ऑप्शन ले लें, सिंपल सी चीज़ है। बैंक निफ्टी पर अगर आप लॉन्ग है तो 44,800 या 44,700 का पुट रख लीजिए, शॉर्ट है तो 45,200 का कॉल ऑप्शन रख लीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये सिंपल। गॉट इट सर, ठीक है। ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से इस समय की स्ट्रैटेजी। ओके, यहाँ पर रहेगा एक्शन। आइए थोड़ा फाइनेंशियल्स पर भी मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर भी रखनी है नज़र। और कुछ स्टॉक्स पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है उसमें 1-2 और काउंटर्स हैं जहाँ पर एक्सपर्ट से राय लेनी है। बस आखिरी 10 मिनट ही बाकी हैं क्लोजिंग के लिए। चोपड़ा साहब, एक बार इंश्योरेंस स्टॉक्स पर जरा अपनी राय दें। SBI लाइफ आज 4% ऊपर है, HDFC लाइफ कल एक्शन में था। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के अपडेट्स आए हैं, वो भी अच्छे आए हैं। पूरे स्पेस में वापस एक जान लौटती हुई दिखी है। देखिए, बहुत अच्छा अप मूव देखा है हमने SBI लाइफ में, और जब इस तरीके का वर्टिकल मूव आता है तो जनरली मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। और मैं यही कहूँगा कि जिसके पास है वो एक बार प्रॉफिट बुक करे। नो डाउट सेक्टर रोटेशन होता रहता है, और जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जहाँ पे एक वर्टिकल मूव मिले तो उसमें आप एग्जिट करिए। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, नीचे मिलता है तो फिर दोबारा लेने की चेष्टा करिए। अगर आप अलाउ करें, मेरे पास एक और स्टॉक है जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे, उसमें चार्ट पैटर्न्स ही बन रहे हैं और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। बिगुल हो जाए चोपड़ा साहब, रिकमेंडेशन आ रही है आपकी तरफ से, तो बिगुल चोपड़ा साहब के लिए भी। बताएं सर। मैं कंप्यूट जो मैनेजमेंट सिस्टम्स जो कंपनी है कैम्प्स, प्राइमरली कैपिटल मार्केट्स का एक सपोर्ट विंग है, तो कैम्प्स में मैं रिकमेंडेशन देना चाहता हूं। और अभी करीब करीब ये 2360 रुपये का है। इसमें एक गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है और बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन भी हुआ है इस कंपनी में। मुझे लगता है कोई यहाँ पर अगर खरीदारी करता है तो उसमें 2600 रुपये का टारगेट में रिकमेंड करना चाहूँगा कैम्प्स में। और बहुत ही अच्छी कंपनी है, लगभग ज़ीरो डेट है, 11,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, सेल्स में भी बढ़ोतरी है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी बढ़ोतरी है और EPS में भी बढ़ोतरी है। तो मैं कैम्प्स में रिकमेंड करूँगा कि आप खरीदारी करें। और बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, काम बहुत है। कंपनीज के पास समस्या ये होती है कि बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, मगर कैम्प्स के पास काफ़ी काम है। जिस तरीके से कैपिटल मार्केट्स में एक्सपेंशन हो रहा है, क्लाइंट जुड़ रहे हैं, तो कैम्प्स को बिजनेस मिलता रहेगा। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, इसमें एक गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है और जब भी ऐसे चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिलता है। ओके, तो कैम्प्स ये है चोपड़ा साहब की तरफ से रिकमेंडेशन। इस स्टॉक को अपने रेडार पर रखिए।
और मूव आ सकती है 2600 तक के टारगेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ से करीब 200 सवा 200 रुपये की मूव चोपड़ा साहब को दिख रही है इस काउंटर में। चलिए इस पर रहेगा फोकस बामर रॉरी पर भी करिए। आई थिंक 1-2 दिन पहले ये थोड़ा रेडार पर भी आया था, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी इस पर आई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आय 650 करोड़ से घटकर 594 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है बामर लॉरी की। इसको रेडार पर रखिए। मुनाफे में आपने हल्की बढ़त दिखी है, 35.5 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 37 करोड़ का आते हुए दिखा है। बामर लॉरी का काउंटर है ये। इस पर भी रखेंगे नज़र। क्लोजिंग पर जाएं उससे पहले 1-2 और काउंटर्स हैं जहां पर मूव आपको आज अच्छी आती हुई देखिए। जल्दी से इसे भी कवर कर लेते हैं। आईटी स्टॉक्स आज एक्टिव थे ही। टेक महिंद्रा करीब 2% ऊपर बंद हो रहा है। कुणाल जी, टेक महिंद्रा का चार्ट देख लें सर। आईटी का सहारा विप्रो टेक महिंद्रा दोनों से है। टेक महिंद्रा में कोई बीटीएससी व्यू दिखता है 1200 के ऊपर इस समय? देखिए पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं दीपांशु, बहुत शानदार अपमूव में स्टॉक रहा है और हमने देखा है कि नीचे के लेवल से एक बहुत अच्छी रिकवरी आते हुए दिखी है। लेकिन एक अड़चन है साफ, अब 1220 के आसपास 1210 स्टॉक हो चुका है और 1100 से इसने एक सीधी दौड़ लगाई है। तो मुझे लगता है 1220 के आसपास फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। 1220 का लेवल पार हो जाता है, यानी कि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है, स्विंग हाई का ब्रेकआउट होता है, तब इसमें खरीदारी फिर से नई खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल मुझे लगता है एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवश्य रखें अगर पहले की पोजीशन। ओके, तो ये है आपके लिए टेक महिंद्रा। आइए जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका करते हैं स्वागत। कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। सुबह 45,000 का कॉल खरीदवाया था बैंक निफ्टी पर, उस पर अपडेट दीजिए। एग्जैक्टली 45,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और अब क्या करना है ये भी बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीप, गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। दीप, देखिए जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मेरा व्यू वहाँ पे अभी भी बुलिश है। ऑल्दो हमें बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ 45,000 के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। जब मैंने दिया था तब 45,070 था। तो आज पूरा दिन में अगर आप देखें तो एक चीज़ ये हुआ है कि थोड़ा ठीठा डीके हुआ है वहाँ उधर, पर अभी भी बने रहे उसमें, मेरा ये मानना है। और अभी जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ दीप, वो है निफ्टी पर, फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी हुई और आज अगर आप देखो तो फिन निफ्टी अच्छा 20,100 को होल्ड किया, 20,100 के ऊपर इनफैक्ट अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 20,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 14 अगस्त की एक्सपायरी का खरीदे। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को, सिंस इट्स अ हॉलीडे 15 अगस्त के कारण, तो 14 अगस्त की एक्सपायरी का खरीदना है, विच इज़ मंडे दीप। तो ये खरीदे 116 रुपये पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 116 पर फिन निफ्टी का 14 अगस्त की एक्सपायरी का 20,100 का कॉल खरीदे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दीप, दैट वुड बी एट 72। टारगेट जो इसमें है, द फर्स्ट टारगेट इज 157 157 का और दूसरा टारगेट 175 का है। सो 157 175 ये दो टारगेट्स के लिए फिन निफ्टी का ऑप्शन खरीदे 14 अगस्त की एक्सपायरी का। फिन निफ्टी 20,100 का आपको खरीदना है कॉल ऑप्शन। ये जय की तरफ से आपको राय आती हुई दिख रही है और यहाँ से एक अच्छी मूव जय एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। देखते हैं फिन निफ्टी आज वैसे थोड़ा अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। एनबीएफसीज के कई सारे शेयर्स हैं जो आज आपको बढ़िया मूव में दिखेंगे। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे उतना नहीं रहा है जितना शायद सुबह एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि ग्लोबल हैंडओवर अच्छा रहा था कल शाम को, बट उसके बाद आज सुबह से जो ग्लोबल नरमी चल रही है और हमारे बाजार में भी थोड़ा उतार चढ़ाव है। कल हमने देखा था निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ था, बैंक निफ्टी नेगेटिव था। आज आप निफ्टी हल्की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी ने आज लीडरशिप पकड़ी है, तो 150 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल पर क्लोज होने के लिए तैयार। 19,575 पर निफ्टी इस समय आपको दिखेगा। ब्रेथ भी थोड़ी खराब हुई है, करीब 15 निफ्टी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। एसबीआई लाइफ लगातार दूसरे दिन ये अच्छी तेजी के साथ 4% ऊपर। हीरो मोटोकॉर्प जो इन्होंने रिवील किया है हार्ली डेविडसन के साथ जो ये लॉन्च कर रहे हैं X400 बाइक, उसके लिए 25,000 इन्हें बुकिंग्स मिल चुकी हैं, तो ये भी अच्छे एक्शन में। सिप्ला में अच्छी तेजी रही। टेक महिंद्रा विप्रो दोनों ही काउंटर्स पॉजिटिव थे। एसबीआई, टाटा कंज्यूमर्स, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, डॉक्टर रेड्डीज और एक्सिस बैंक में भी अच्छी खरीदारी दिखी है। बट वीकनेस थी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। अदानी एंटरप्राइजेस करीब 3% नीचे है, अदानी पोर्ट्स भी 1% नीचे, अभी थोड़ी देर पहले इसके नंबर्स आए थे। M&M हिंडाल्को यहाँ पर भी आपको रखनी नजर, नंबर आए थे, 2% का कट यहाँ पर है। JSW स्टील, डिवीज, ब्रिटानिया, सन फार्मा, HCL टेक और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज से आपको बाजार पर दबाव आते हुए दिखा है। तो फार्मा जो पिछले कुछ दिनों में तेजी में था, आज चुनिंदा फार्मा तेजी में है, बट कुछ स्टॉक्स में आपने मुनाफा वसूली भी बनते हुए देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए।
मनप्पुरम फाइनेंस कल नंबर से पहले आज बढ़िया तेजी में 5% ऊपर ये काउंटर बंद हो रहा है। बायोकॉन में 4% का उछाल है। डिक्सन टेक लगातार तेजी में, ये काउंटर है आज 4% ऊपर है। पीरामल एंटरप्राइजेज में अच्छी खरीदारी रही। मैक्स फाइनेंशियल भी आपको मूव दिखा रहा था। पीएसयू बैंक्स में कैनरा, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों में अच्छी खरीदारी थी। कॉनकॉर कल आएंगे नतीजे, उससे पहले 2.25% ऊपर। बीएचईएल अच्छा रन इसका चल रहा है, अभी भी तेजी में है। आरबीएल बैंक, दीपक नाइट्राइट, आईईएक्स और पीआई इंडस्ट्रीज में भी आपको अच्छी खरीदारी दिखी है। बट कमजोरी आई है टाटा केमिकल्स में, नतीजे के बाद 3% का कट। रैमको सीमेंट में आपने दबाव देखा है। बलरामपुर चीनी करीब 3% नीचे है। गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर नंबर से पहले आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। इन्फो एज पर दबाव है, साथ ही एलआईसी हाउसिंग, जीएनएफसी, अंबुजा, जुबिलेंट फूड, आईआरसीटीसी, एमसीएक्स, एसीसी, सीमेंस जिसके नंबर्स आने वाले हैं, यूनाइटेड ब्रूरीज और इंडियन होटल्स, यहाँ पर भी आपने कमजोरी आती हुई देखी है। कैश मार्केट माइल्ड आउट परफॉर्मेंस है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की, करीब 1/4% ऊपर दोनों इंडेक्स आपको बंद होते हुए दिख रहे हैं। कई सारे कैश काउंटर्स पर भी आज आपको फोकस करना चाहिए। ग्लैंड फार्मा, सुबह अनिल जी ने स्टॉक ऑफ द डे में बात करी थी, 20% का अपर सर्किट इस पर है। इंडियन बैंक 13% ऊपर, एंजल वन 12%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सुबह 10 की कमाई राकेश जी, कुणाल जी की, यहाँ पर भी आपने बड़ी मूव आती हुई देखी है। और इस बीच बैंक्स पर ही कुछ खबर भी आ रही है सर। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें आज सुबह से ये खबरें चल रही थी कि कुछ कर्मचारियों ने वहाँ पर धोखाधड़ी की है, उस खबर पर क्लैरिफिकेशन बैंक की तरफ से आता दिख रहा है कि ये खबर गलत है और इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और सुबह से काफ़ी सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि कुछ, और आजकल ब्लू टिक तो इतना सस्ता हो गया ना, करेक्ट सर, और तो सारे ब्लू टिक्स ऑथेंटिक नहीं होते हैं। और जिन लोग, अब तो उल्टा हो गया, जिन लोगों ने ब्लू टिक नहीं ले रखा है वो मान के चलते हैं कि हम आप पहचानो कि हम सही है कि नहीं है। एग्जैक्टली, ब्लू टिक तो आजकल पैसे में मिल जाता है। एग्जैक्टली, तो क्रेडिबिलिटी पैसे से नहीं आती। एग्जैक्टली, क्रेडिबिलिटी आपके पूरे लंबे करियर से आती है। इसलिए आप देखिए जनरली ज़्यादातर बड़े हैंडल्स कोई ले नहीं रहे, क्योंकि उन्हें पता है आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स से आपको पता चल जाएगा। एग्जैक्टली, आपके कंटेंट से पता चल जाएगा कि आप है कि नहीं। तो एनीवे, तो आज काफ़ी कुछ ऐसे थे जिन लोगों ने देखे ब्लूटिक्स वाले ऐसे हैंडल्स जिन्होंने चलाया कि आरबीआई का कोई रेड वेड हुआ है, कोई जांच हुई है, उसके चक्कर में नीचे स्टॉक गिरा भी। मेरे ख्याल से 700 के नीचे भी देखा था मैंने स्टॉक को, आज कितना नीचे में 695 तक जाके आया और वापस से एक शार्प रिकवरी भी आती हुई दिखी। एनीवे, फिलहाल विदा लेने का वक्त है। उससे पहले बता दूं 19,570 ये 26 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर समाप्ति। 106 अंक नीचे सेंसेक्स बंद होता दिख रहा है और 126 अंकों का फायदा रहा निफ्टी बैंक में 45,000 से थोड़ा सा नीचे 44,965 के आसपास। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, चोपड़ा जी, दिल्ली के चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई वाले वागले साहब और हाँ सुमित जी और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बचा तो नहीं? ऑल डन, वेरी गुड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी और मुझे और दीप को भी इजाज़त दीजिए।